पिछले वाले लिए। अब शॉर्ट कर दी पीछे हमने, थोड़ा सा हम इसको 5-7 मिनट के लिए मैं रिव्यू कर दूंगा। हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन क्या है? पंप करना। पंप किसको करता है? खून के करता है। इसके अंदर 4 खाली चैम्बर्स हैं जिनके अंदर खून आता है और फिर वो पंप करके उसको बॉडी में भी सर्कुलेट करता है। 4 इसका बेसिक मकसद हार्ट का पंपिंग। जैसे आपकी मोटर है, पानी की गाड़ी लगी हुई तो आप उससे चलाते हैं तो पानी पंप होके जो आपकी जरूरत है वो पूरी करता है। घर के सारे नलकों में जहां जहां जरूरत है वहां पहुंच जाता है। ठीक है जी। टैंक है ये, तो बेसिकली ये पंप है और ये इस साइज का है। ये जो मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूं इस साइज का है। इसके 4 बड़े चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर है जिसको राइट एट्रियम, और ये उल्टा है लगा हुआ। नालियां इसके ऊपर है और इसका इंड एरिया जो नीचे लगा हुआ है ये देख लेना। और ये थोड़ा सा ब्लीक होता है, टेढ़ा होता है, और ये बिल्कुल स्टर्नम के पीछे पड़ा हुआ है। 1/3 स्टर्नम के राइट साइड पे है और 2/3 स्टर्नम के लेफ्ट साइड है। हार्ट बिल्कुल स्टर्नम में और 2 फेफड़ों के बिल्कुल दरमियान में पड़ा है। आपके 2 फेफड़े हैं उनके बिल्कुल दरमियान में पड़ा है। थोड़ा सा 1/3 इसका हिस्सा राइट पे है और बाकी सारा लेफ्ट पे। 4 चैम्बर हैं, 2 जो ऊपर वाले हैं उनको एट्रियम कहते हैं और 2 नीचे वाले हैं जो उनको वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हैं। अब जो आपका राइट हार्ट है, राइट हिस्सा है उसका, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एट्रियम का मतलब है कि रिसीविंग, जो रिसीव कर रहे हैं, और वेंट्रिकल का मतलब है जो पंप करता है। इतना समझ आ गया जी? 4 बड़े चैम्बर हैं, ऊपर वाले 2 हिस्से जो हैं वो एट्रियम उनको कहते हैं, वो रिसीव करते हैं ब्लड को, और जो 2 नीचे वाले हैं वो ब्लड को वापस भेजते हैं। अब रिसीव एक गंदा खून करता है, जो राइट एट्रियम है वो गंदा खून रिसीव करता है, और लेफ्ट एट्रियम जो है वो फेफड़ों से जो साफ खून आता है उसको रिसीव करता है। अब जो राइट वेंट्रिकल है वो गंदा खून जब वो जो राइट एट्रियम में आता है वो वेंट्रिकल में जब आ जाता है तो उसको फिर पुल्मोनरी वाल्व के जरिए, पुल्मोनरी और उसकी आर्टरीज के जरिए फेफड़ों में भेजता है। किसके लिए? सफाई के लिए। वहां फेफड़ों में सफाई होती है, वहां ऑक्सीजन लेके फिर जो है वो वेन्स के जरिए, वेन्स के जरिए कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट वैन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके पास सलाहियत है पंप करने की, वो फिर भेज देगा। तो ये समझ लें कि एक जो बॉडी है हमारी, जो इसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के 4 चैम्बर हैं। एक जो ब्लड रिसीव करता है गंदा खून, जब ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, ब्लड सारा सप्लाई हो जाता है तो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब वापस आ रहा है तो फिर दिल में वो आता है, और दिल में आके वो राइट एट्रियम में आता है। आता किसके जरिए? 2 वेना के बाद, सुपीरियर वेना कवा और एंटीरियर वेना कवा। एक ऊपर से आ रहा है ब्लड, एक नीचे से आके वो, ये देखें जी, ये 2 नालियों के जरिए ये कहां आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है, और ये जो है इंफीरियर वेना केवा से भी जाके ये भी राइट एट्रियम में चला गया। ये गंदा खून है। अब ये गंदा खून जो है ये राइट एट्रियम में मौजूद है और यहां से राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट होगा, और यहां एक वाल्व लगा हुआ है जिसको कहते हैं ट्राइकस्ट वाल्व। और हार्ट के 4 वाल्व हैं, ये याद रखें, 4 वाल्व हैं, 3 ट्राइकस्ट वाल्व है और 1 बाइकस्ट वाल्व है। इसको कहते हैं ट्राइकस्ट वाल्व। कौन सा है? ये जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल खुलता है ताकि खून गंदा इधर से आए और फिर वापस जो ही अंदर आ जाता है तो ये बंद हो जाता है। यहां से ये जो जा रही है इसको कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। यहां से ये फिर ये इसको यहां पुल्मोनरी वाल्व लगा हुआ है, और इस वाल्व को जब खुलता है तो ये इस आर्टरी में चला जाएगा, ये राइट लेफ्ट दोनों फेफड़ों में चला जाएगा सफाई के लिए। ये इतना समझ लिया कि ये ऊपर वाले हिस्से से आएगा, सुपीरियर वेना केवा इसको कहते हैं, और फिर नीचे वाला जो आएगा इंटीरियर वेना केवा, ये दोनों कहां खुलेंगे? राइट चैम्बर में। इसी तरह जब फेफड़ों से खून साफ हो गया तो ये वापस
लेफ्ट फुल लेफ्ट वैन के जरिए वापस आएगा, कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्री आर्टियो में आ जाएगा, लेफ्ट आर्टियो में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टियो में साफ खून पहुंच गया। अब यहाँ जो है एक मिटल लगा हुआ है, बॉल लगा जिसको कहते हैं बाइकस बॉल। ये बाइकस बॉल यहाँ खुलता है तो ये कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वापस ओयोटा में चला जाता है जो बड़ी शरेआन है, और ओटो वाल्व वहां लगा होता है, वो वाल्व खुलता है तो ये फिर सप्लाई चली जाती है। एक सप्लाई आपकी ऊपर कैसे को चली जाती है, एक आपकी सप्लाई नीचे कैसे को चली जाती है, और यहाँ जहां से उठा निकलता है साथ ही एक सप्लाई चली जाती है आपके अपने हार्ट को। ठीक हो गया जी, इतनी समझ आ गई। अगला पिक्चर जरा दिखाएं। अब इसको और अच्छा तरीके से आपको कर, ये लंग्स है दोनों तरफ, ठीक है जी, और ये आपका हार्ट है। अब यहां से ये निकला, यहां से ये जो ये है ना, ये राइट वेंट्रिकल है, यहां से ये यूं चलता है और ये चला गया राइट फेफड़े में भी चला गया, और यहां से देखिए आगे एक वैन चलेगी लेफ्ट फेफड़े में भी चलेगी। ठीक हो गया जी। और फिर यहाँ ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है दोनों तरफ से मुड़ के फिर क्या होती है, लेफ्ट एटीएम में आ जाता है, और फिर वहां से लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश होता है, और वहां से फिर आपकी सप्लाई वापस चली जाती है। तो इतना आप ध्यान रखें कि आसान सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई खराबी होगी तो आपको बेसिक एनाटमी का पता होना चाहिए। बेसिक एनाटमी आसान सी है, पंप करता है, 4 इसके चैम्बर हैं, 2 चैम्बर रिसीव कर रहे हैं, 2 चैम्बर जो है वो उसको वापस भेज रहे हैं। वो वापस एक भेज रहा है गंदा खून साफ करने के लिए चैम्बर, एक साफ खून आपको बॉडी की सप्लाई के लिए भेज रहा है। तो इतना मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। अब इसके हार्ट के आगे चले जी। अब देखे, मैंने कहा था आपको कि ये एओर्टा है, मैन एओर्टा है, ये यहां से निकली है मैन शरेआन, ये देखें यहां से बड़ी चौड़ी है निकली है, और ये बाकी चली गई है, किधर चली गई है, बॉडी में चली गई। और ये देखें आ गई किधर, यहां से इसने ये टनल किया, एक यहां से इधर आ गई, और ये आके ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इसको कहते हैं, इसको राइट कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं। एक राइट ब्लड के जो अपना हार्ट है उसको खून सप्लाई करती है, और दूसरी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे 2 शाखें और भी हो जाती है लेफ्ट आर्टरी की, ताकि ये बड़ा आपका खास एरिया है, तो लिहाजा इसको प्रोटेक्शन नेचर ने ज्यादा दी है। क्योंकि अगर ये पंप करना बंद कर देगा तो सर्कुलेशन नहीं होगी, ब्रेन में खून नहीं पहुंचेगा, जिस समय खून नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, डेथ हो सकती है। तो ज्यादा इसको ज्यादा सेफ्टी खुदा ने दी। और फिर इसके अंदर छोटी छोटी शरेआनें लेके, मैं जब आपको कहा जाता है कि ट्रिपल वेसल डिजीज है जी, डबल वेसल डिजीज है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, इसका मतलब है राइट आर्टरी भी ब्लॉक है और लेफ्ट आर्टरी की दोनों शाखें ब्लॉक होगी। इतना समझ हो गया जी। आगे चलते। अच्छा, आपको जब किताबों में पढ़ेंगे या आपके पास डायग्नोसिस आएंगी तो डायग्नोसिस बड़ी मुख्तलिफ आती हैं और बड़ी आसान है आपको समझने में। एक तो वहां जो वाल्व है ना, मैं वापस वहां पे जाके वो भी आपको समझा दूंगा। जो हमारे 4 वॉल्व्स हैं वो वाल्व तंग हो जाएंगे अगर मेटल प्रोलैप्स, मेटल वाल्व के अंदर स्टेनोसिस हो गया। मेटल कौन सा वाल्व है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को खोलता है, वो कौन सा है, मेटल है, उसको बाइकस वाल्व भी कहते हैं। तो वो लिखा होगा, इसका मतलब है कि लेफ्ट आर्ट के वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम है। मेटल का जब लिखा आएगा तो क्या होगा, वो स्टेनोसिस हो गया, वो सुकड़ गया। या लफ्ज लिखा आ जाता है कि लेफ्ट मेटल रिगर्जिटेशन, तो जब लफ्ज रिगर्जिटेशन आ जाएगा तो क्या होगा कि वहां ब्लीडिंग शुरू कर दी, स्टेनोसिस होकर वहां से ब्लीड करने से। अब हमारे हार्ट है जी, ये हार्ट की जो है ना बेसिकली ये 3 लेयर पे मुमस्सल है। 3 लेयर। एक तो हमने पहले आपको खाने बता दिए ना कि इसके 4 खाने हैं और इसके अंदर कितनी 4 वाल्व हैं, और इसके अंदर आने वाला खून कहां से आ रहा है, जाने वाला कहां से जा रहा है, वो समझ लिया। अब इस हार्ट का स्ट्रक्चर ये है कि इसकी 3 लेयर हैं। जो बाहर वाली लेयर है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये लेयर क्या है,
ये पेरिकार्डियम है। इसके अंदर जो बड़ा मसल है, हार्ड मसल है, जैसे कि जो हार्ट का बड़ा मसल है ना, जिसको उसको कहते हैं मायोकार्डियम। मायो क्या, मसल से ही मायोकार्डियम के बड़ा थिक मसल होता है। और ये थिक मसल जो इस पे अगर अटैक हो जाए ना तो फिर बंदे की डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो जाता है, ये थिक मसल। और उसके अंदर ये जो हमारे चैम्बर्स हैं अंदर, जहां खाने के अंदर वाली जो लेयर है, एक बाहर वाली लेयर, एक दरमियान वाली लेयर, एक कोई मुश्किल तो नहीं है ना, पेरिकार्डियम बाहर वाली लेयर, दरमियान वाली मायोकार्डियम, अंदर वाली एंडोकार्डियम। आपको जब लिखा आएगा तो क्या होगा, जब बाहर वाली जब इंफेक्शन होगा तो क्या होगा, पेरिकार्डियाटिस। तो आप समझ लेंगे कि बाहर वाली लेयर है। अब दरमियान वाली लेयर में जब इंफेक्शन आ जाएगा तो क्या होगा, मायोकार्डियाटिस, दरमियान वाली। अंदर वाली आ गई तो क्या होगा, एंडोकार्डियाटिस। मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। 3 लेयर आपने याद रखनी है। अब जब हम इन्फेक्शन पढ़ेंगे तो वो इन्फेक्शन ऐसे हैं कि कोई बैक्टीरिया पेरिकार्डियाटिस कर देता है, कोई मायोकार्डियाटिस करता है, कोई एंडोकार्डियाटिस करता है। देखिए, ये दिल की बीमारियां कई और वजूहात से भी हो सकती हैं, लेकिन हम आपको ये चाह रहे हैं कि आपके जहन में ये हो कि ये जो इन्फेक्शन डिजीजेज हैं ये क्या करती हैं। जो हमारा टॉपिक है नसोड, जितने इन्फेक्शन हैं जिसमें जब आएगा स्टेप्टोकोकस आएगा, स्टेफिलोकोकस आएगा, इंट्राकोकस आएगा, ट्यूबरकुलोसिस आएगा, तो ये क्या है, ये इन्फेक्शन है और यही आपके नसोड भी है। तो जहां जहां ये इन्फेक्शन होगा कि स्टेप्टोकोकस की वजह से मायोकार्डियाटिस हो गया या स्टेप्टोकोकस की वजह से आपका वाल्वुलर डिजीज हो गया, वाल्व की स्टेनोसिस हो गया या वाल्व लीक करना शुरू हुआ, तो उसका कारण स्टेप्टोकोकस है और स्टेप्टोकोकस आपका नसोड है। जब आप उसको स्टेप्टोकोकस देंगे तो वो एक एप्लीकेशन को ठीक कर देता है। और आप स्टेप्टोकोकस को ना सिर्फ एज ए मेडिसिन यूज करेंगे, उसको आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर भी यूज करेंगे। अगर वो पूरा रोल नहीं भी प्ले करता तो अगली दवाई फर्ज करें हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिजीज की आती है एडोनेस, या कल मलेरिया आती है, या ऑरोम्योर आती है, या कैक्टस आती है, या कालमी आती है, कोई भी दवाई आती है, तो उस दवाई के लिए स्टेप्टोकोकस की 1 डोज अगर आप 1 mg देते हैं तो राह हमवार कर देगा, उसके लिए आसानियां पैदा कर देगा। इस हद तक समझ आ गई जी? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? 4 चैम्बर याद रखें, उनके फंक्शन याद रखें और उनके अंदर 4 वाल्व याद रखने। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा तो आप देखें, एक कार्डियोलॉजी है वो 5 साल स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है, 5 years, वो सारे को समझता है। इस सारे को समझने के बावजूद क्या होता है, मैनेजमेंट होती है। सारे समझने के बावजूद दुनिया सारी की साइंस इस पे लगी हुई है, दिल के अमराज पे, तो वो क्या करती है। जब मैं कार्डियोलॉजी पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ यार हमारी इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं कि इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को वो ठीक कर सकती हैं। इन कॉम्प्लिकेशन को वो ठीक करने की सलाहियत। मैं एक एक दवाई की पिक्चर आपको समझ नहीं तो आपकी अकल दंग रह जाएगी कि हमारे पास कितना खजाना है, हमारे पास कितना इल्म है और हम इसको कितना हद तक यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमने कितना हद तक यूटिलाइज किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, यकीन माने हमने कुछ नहीं किया। हमने इससे कोई काम नहीं किया और हमने इतनी सुस्ती और लापरवाही इख्तियार की कि हमसे पहले लोगों ने आज से 100 साल पहले जो काम किया था हमने उसको भी यूटिलाइज नहीं किया। कितनी दुख और कितनी तकलीफ की बात है कि एक बंदे ने आपको करके दिखाया कि ये दवाई है, ये इस काम आती है, हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। और सबसे बड़े दुख की बात है, मुझे दुनिया सारी सुन रही होती है कि लैब वालों का यह कसूर है कि उन्होंने लोगों तक ये दवाइयां पहुंचाई भी नहीं। अब एक डॉक्टर बैठा हुआ है जंग में, सरगोदा में, कहीं पता नहीं कहां बैठा हुआ है, उस बेचारे ने दवाई पढ़ ली है और उसको दवाई नहीं मिली। हमने करोड़ों अरबों रुपए इस सिस्टम से कमाए हैं यार। एक शीशी बनाने में कितना लगता है? आप मैं लोगों को सामने, जनरल पब्लिक के सामने इसको एक्सपोज नहीं करता, मुझे पता है कितना लगता है।
हम वो शीशी बनाने के से भी हमें तकलीफ है, और वो शीशी हमने किसी को मुफ्त नहीं देनी, हमने वो बोतल पैसों से बेचनी है। और हमारी लापरवाही की ये हद है कि हमने वो शीशी अवेलेबल नहीं की, उसने अवेलेबल नहीं की, कईयों ने पढ़ी नहीं, कईयों ने पढ़ के उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो जिन लोगों ने इस इंसानियत के लिए काम किया हुआ है ना, हम और आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने किताबें लिख कैंट के बारे में कि वो आखिरी उम्र में अंधा हो गया था, इतनी बारीकी से लिखता रहा है बेचारा। लोगों ने जिंदगियां गंवाई हैं आपकी सेहतों के लिए, आपके रोजगार के लिए, इस इंसानों के लिए लोगों ने जिंदगियां गंवा दी, और हम मुजरिम है उसके कि हमने वो दवाइयां तजर्बात से प्रूव शुदा हमने वो इस्तेमाल ही नहीं की। जबकि खुदा ने आपकी जिम्मेदारी क्या लगाई थी कि आप जो है उस इंसान जिसको उसने बनाया उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आप पे सौंपी उसे। तो फिर खुदा आपसे कैसे राजी होगा कि आपने उसकी मखलूक के साथ। हमें खुदा गवाह जो जो जिम्मा खुदा हमारे हमें कुदरत से हमारे जिम्मे लगती है। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात। मैंने पहले कहा कि इतना इल्म भी हो ना, अगर खुदा की रजा नहीं तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, वो नकारा है। तो हम ये समझते हैं कि ये होम्योपैथिक सिस्टम, इसमें इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, तो हमें तो चाहिए था कि हम इस काम में इजाफा करते। हमने अपनी जाती ख्वाहिशों की खातिर हमने दूसरे को बताना गवारा नहीं किया, हमने उसको छुपाया। काम किसी का था, मुझे किसी ने बताया कि ये रास्ता मरी को जाता है, मुझे किसी ने बताया, मैंने अगले को इसलिए नहीं बताया कि ये ना पहुंचे मरी। और हमारी एक नसोड़ जो है, जो स्ट्रेप्टोकोकस है, उस बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। आपको अहमियत का अंदाजा नहीं है कि नसोड़ की कितनी बड़ी अहमियत। जब हमारे पास नसोड़ नहीं था स्ट्रेप्टोकोकस, तो हम कालियां देते थे, हम स्पाइजेरिया देते थे, हम मलेरिया देते थे, हम ये दवाइयां देते थे, कुछ ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं ठीक। जब से ये नसोड़ हथे आया, चाहे आप मलेरिया दें, चाहे एडोनेस दें, या कोई भी दवाई देते हैं, आप एक स्ट्रेप्टोकोकस की डोज देते हैं तो वो प्रिवेंट भी हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। समझ आ गई जी कि व्हाट इज द स्ट्रेप्टोकोकस। मैं कहता हूं जी कोई हल नहीं है दूसरी साइंस के पास इस स्ट्रेप्टोकोकस का, कोई हाल नहीं है रूमेटिक का। और कहते हैं ना वॉल्व चेंज करो, अल्टीमेटली चेंज किए जाते हैं, अल्टीमेटली वॉल्व चेंज कर देते हैं। कितना एज है आपको, कितना एज है आपके पास कि आप इसको डायग्नोज करके उस कॉम्प्लिकेशन से उस मरीज को बचा सकते हैं। दूसरी साइंस के पास नहीं है। ये पता कब पता चलता है, ये जाके नहीं पता चलता। शुरू में बच्चे को गला खराब हुआ नहीं पता चलता। ये 25-30 साल में, 40 साल में जाके बंदा कहेगा तो बाल ही खराब है। बाल क्यों खराब है? जिसको तो रूमेटिक फीवर हुआ था। बीच का सफर ऐसे ही कट गया। 100 में से 10 बंदों को भी नहीं पता चलता। वो जाके कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो जाके चेक कराएगा। हमारा कौन से यहाँ पे चेक होता है कि बच्चे को गला खराब होगा तो उसको चेक करेंगे इसको स्ट्रेप्टोकोकस हुआ है या नहीं, रूमेटिक फीवर हुआ है या नहीं हुआ। हमने तो उसको पैरासिटामोल ये वो दे के फारा करके घर भेज देना, बुखार उतर गया। दूसरी तरफ इसकी लॉन्ग टर्म डिजीज जब आप ये डायग्नोज हो जाता था तो इसके लिए पेनिसिलिन लगी लंबा टाइम लगती थी। लेकिन अनडायग्नोज केसेस पड़े हैं। हमारा होम्योपैथ जब इस बात से अवेयर होता, मैं कहता हूँ एक बात से भी अवेयर है तो उसने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं और हार्ट की डिजीज से उसको बचाया। लोग कहते हैं ना नसोड़, भाई नसोड़ की बात नहीं, हम सिर्फ आपको नसोड़ का इस्तेमाल नहीं बता रहे, हम उस बैक्टीरिया की पूरी डिजीज आपको बता रहे हैं, उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी बता रहे हैं। हम सिर्फ मैं ये भी कह सकता कि हार्ट के बाल खराब है तो आप स्ट्रेप्टोकोकस दें ठीक हो जाएगा, मैं ये भी कह सकता नहीं। हमने पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझाई कि होता क्या है, ये करता क्या है, इसका हल क्या है। बाद लोग आपको ये बता देते हैं कि ये करता क्या है तो उसके पास हल नहीं होता। बाद कहते हैं ये हल है, उसके पता नहीं है ये क्यों हल है। दुनिया में
किसी को 10 रुपए देने से बेहतर है कि उसको 10 रुपए कमाने सिखाएं आप, ताकि रोज आपके दरवाजे पे ना खड़ा हो। आप उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस दे दें, फर्क वो दे भी देता है तो उसको यही पता नहीं है कि मैं स्ट्रेप्टोकोकस दे क्यों रहा हूं। उसको पता होना चाहिए कि मैं क्यों दे रहा हूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब वो ये कहता है इसी पेशेंट रूमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स। अब देखिए ये क्या करता है, मैं आपको जरा निशानदेही करता जाऊंगा। ये जो रूमेटिक पेशेंट है इसका प्रोसेस क्या है कि वाल्व को है जो खुलते हैं तो खून उधर उधर होता है, वाल्व्स, मायोकार्डियम दिल का वो दरमियानी हिस्सा, पेरिकार्डियम दिल का बैरूनी हिस्सा, मिट्रल वाल्व, जो मिट्रल वाल्व कौन सा है, जो लेफ्ट ऑर्टियम से खुलता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। मिट्रल वाल्व को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है और मोस्टली लीडिंग टू मिट्रल फॉर रिगर्जिटेशन, और फिर लीड क्या करता है कि उसमें से खून रसना शुरू हो जाता है। जब खून रसना शुरू हो जाएगा तो सप्लाई में फर्क आ जाएगा। वाल्व का जो प्रेशर है, आप वाल्व का ये साइज है, आप उसको यूं कर देंगे, तंग कर देंगे तो क्या होगा, हार्ट जोर लगाएगा। हार्ट जोर लगाएगा, जोर लगाएगा तो एक तो ब्लीडिंग शुरू होगी, दूसरा क्या है कि जोर लगा लगा के ये फैलना शुरू हो जाएगा, प्रेशर लगा लगा, इसको क्या कहते हैं, मायोकार्डिटिस है, कार्डियोमेगेली होगा, दिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक बीमारी देखें, एक बीमारी क्या थी, वो स्ट्रेप्टोकोकस की एक इन्फेक्शन था जिसने क्या किया, तो वाल्व्स को खराब किया, मायोकार्डियम को खराब किया, मिट्रल वाल्व्स को इन्वॉल्व किया, और फिर क्या किया, उसमें से खून रिसना शुरू हो गया। फिर क्या, एओर्टिक वाल्व जो है था आल्सो इन्वॉल्व द लीडिंग टू रिगर्जिटेशन, एओर्टिक वाल्व, जो मैन आपकी शरीयान जहां निकलती है बाहर, उसमें क्या लगा हुआ, उसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व। इसने एओर्टिक वाल्व को भी खराब कर दिया, वहां भी खून अब जा रहा है, और कहीं आपने पाइप लगाया मोटर के साथ, आप कहीं भेज रहे हैं तो पूरा आगे नहीं जा रहा, क्या वहां से लीकेज हो रही है दाएं बाएं, तो सप्लाई में फर्क आ गया। ये किसकी पैथोफिजियोलॉजी है, एक स्ट्रेप्टोकोकस की। बताया ना कि व्हाट इज द स्ट्रेप्टोकोकस, क्या कर सकते हैं हार्ट में। आपके पास पेशेंट आता है कि मायोकार्डिटिस है, यू मस्ट थिंक द स्ट्रेप्टोकोकस, वाल्वुलर डिजीज है, यू मस्ट थिंक द स्ट्रेप्टोकोकस, पेरिकार्डियस है, यू मस्ट थिंक द स्ट्रेप्टोकोकस। और फिर एक दवाई है आपकी, मैं कहता हूं इस बोरोग ने भी कितना, देखिए एक दवाई है हमारी ओरोमार्स, उसके अंदर ये लिखा हुआ है एओर्टिक की खराबियां, एक लाइन लिखी है। अब ये वाल्व है, ये पुलमोनरी वाल्व है, ये भी खराब कर दिया इसने, एओर्टा का वाल्व ये भी खराब कर दिया, ये भी खराब कर दिया। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये वाल्व के कितने बड़े हिस्से को, हार्ट के कितने बड़े हिस्से को इसने खराब किया। आगे चल, वो कहता है कि पॉलीआर्थराइटिस, जोड़ों के जो दर्द है, हम यकीन माने इतना में जो पॉलीआर्थराइटिस जो है, हम कसरत से स्ट्रेप्टोकोकस का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे जोड़, सारे जोड़ पकड़े होते हैं इसके। पॉलीआर्थराइटिस अकर इन 70% ऑफ द पेशेंट। कभी आपने गौर किया कि जब आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, पॉलीआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, आपने कभी स्ट्रेप्टोकोकस पे गौर किया? नहीं किया। It is almost the asymmetrical and migratory, involve major joints, knee, ankle, elbow, wrist joints, and swellum red, severely painful, has limitation of the motion and tender of the touch। वो कहता है फिर आपका चलना फिरना बंद हो जाता है और फिर आपकी हरकत बंद हो जाती है, पेन होता है। तो दिस इज द, इसकी जोड़ों पे ये काम है। उधर हार्ट पे क्या काम है,
इसके जोड़ों पे ये। आगे चलते हैं। एक और उसने कहा है कि suddenly him chorea, it occur in the 20% of the patient is purposely and then involving involuntary movement muscles in coordination। और वो कहता है कि 20% लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जिनको कांपने शुरू हो जाते हैं। तो कभी कांपने वालों को आपने स्ट्रेप्टोकोकस दी है? Patient awake and under the stress and may disappear during the sleep। और ये वो कहता है कि अब ये पता है किसकी, it occur when the patient is awake and under stress and may disappear during the sleep। किस दवाई की अलामत है किसी को पता? ये गैरिकस है। गैरिकस का पेशेंट जब जाग रहा होता है तो वो कांप रहा होता है, जब सोता है फिर ठीक हो जाता है। ये सिम्टम किसकी है? ऑक्सीटोपस की। ये सिम्टम ऑक्सीटोपस की भी है। ये सिम्टम जो इनवॉलंटरी मूवमेंट की है ये वो जिंकोमेट की भी है। लेकिन अगेरिकस की टिपिकल पिक्चर है कि जब लेटेगा तो वो कांपना बंद कर दे। अगेरिकस के जो कन्वर्जन है, फिट्स है, वो भी जब सोता है तो फिट्स रुक जाते हैं। हम अगेरिकस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब जागते हुए फिट्स होते हैं। सोते हुए हम नहीं करते। सोते हुए हम स्ट्रामोनियम करते हैं, हम ओपियम करते हैं, कॉस्टिकम करते हैं, बुफो करते हैं। वो सोते वाले फिट्स। आपको हम कितनी पैथोलॉजी, हार्ट की पैथोलॉजी, जॉइंट की पैथोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, इनवॉलंटरी मूवमेंट एंड एरिथेमा मार्गिनेशन, द स्किन रैश अकर इन द लेस 5% लोगों पे रैश भी आता है। ये पिक्चर उस दिन हमारे एक दोस्त है डॉक्टर्स के, ये पिक्चर थी जो मैंने उसको कहा इसको दो स्ट्रेप्टोकोकस, सेम पिक्चर थी, पता नहीं कहाँ से घूम के आया हुआ था। तो मैंने कहा नहीं ये स्ट्रेप्टोकोकस रैश है, हालांकि 5% रैश इसने लिखा हुआ है, लेकिन जॉइंट उसके स्वेल हो रहे थे, वो रैश था। मैंने कहा ये पिक्चर इसके एक डोज से ठीक हो गया। ये है पिक्चर। अब देखिए ना, इसकी पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई। आगे चलें। 5 सब क्यूनेटियस, ये जो आपकी ये लेयर, इसके अंदर नूडल्स बनते हैं इसके, और ये उस बच्चे के भी थे, यहाँ नीचे बने हुए। आप यूं हाथ लगा के देखेंगे तो नोड्स होंगे नीचे, रैश, नोड्स, जॉइंट पेन, हार्ट की डिजीजेस, राशा। आगे चलें। Infected carditis due to the microbial infection of the heart valve, native prosthetic, congenitally anomaly, septal defect। ये उसी का चल रहा है। नहीं, ये और चीज़ वो वहाँ पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं। और फीवर, 6 फीवर, 6 बुखार होगा, गला पकड़ा जाएगा और जोड़ों का दर्द होगा, राशा होगा। आप यहाँ जो 5-6 अगर सिम्टम आपके पास आती हैं और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट आती है, इनमें से कोई एक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सारी गठरी सिमेट्री मौजूद है। तो आपको स्ट्रेप्टोकोकस नसोड की तरफ जाना हो, उसकी तरफ सोचना हो। आगे चलें। कंजेंटली एनोमली, आगे चलें, आगे चलें। ये वो, आगे चलें, आगे चलें। अच्छा, ये तो वो सारी पिक्चर, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, टाइम बड़ा। ये सारी वो पिक्चर्स हैं जो वो खराबियां दिखा रहा है। मैं वापस आए। ये एओर्टिक स्टेनोसिस को दिखा रहा है। ये एओर्टिक, ये स्टेनोसिस को दिखा रहा है। ये एओर्टा है ना, इसको दिखा रहा है।
जिससे पिक्चर दिखा रहा है कि होता क्या है कि वो आपको मैंने ब्रीफ ही कर दिया कि वो जगह स्टेनोसिस जहाँ लफ्ज आ जाएगा इसका मतलब तंगी आ गई। आगे चलते हैं। अच्छा, दो चीजें और मैं आपको समझा दूं, वो आपके पास भी बड़े आपके पास लोग आते होंगे, बच्चे बहुत आते हैं कंजेंटिव हार्ट डिजीजेज में आते हैं, जिसमें VSD और ASD बड़ा आता है, दिल का सुराख। ASD किसको कहेंगे? आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। दो आर्टियम के दरमियान ऊपर वाले दो हिस्से जो हैं, राइट आर्टियम राइट आर्टियम लेफ्ट आर्टियम के दरमियान जो वाल है, दीवार है, उसके अंदर सुराख अगर है पैदाशी तो उसको क्या कहेंगे? ASD, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। और ये जो VSD है, ये दो जो नीचे वाले पोर्शन है, वेंट्रिकल्स है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है, इसके अंदर जो सुराख होगा उसको हम कहेंगे VSD। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? ASD ऊपर वाले दीवार जो दो चार चैम्बर हैं, दो ऊपर वाले उनको एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रियम की जो दीवार है दरमियान जो डिवाइड करती है, उसके अंदर अगर सुराख है तो क्या कहेगा? ASD कहेगा। और अगर नीचे वाले जो दो वेंट्रिकल है उनके दरमियान जो दीवार है उसके अंदर सुराख होता है तो उसको क्या कहते हैं? VSD। आगे चलते हैं। अब ये क्या है? ये एक नाली है जिसको वेसल कनेक्टिंग एओर्टा एंड पुल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसको पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस कहते हैं। ये उस वक्त होती है जब बच्चा मां के पेट में होता है तो खून की सप्लाई फेफड़ों में यहां से जाती है, और जब बंद पैदा हो जाता है तो बाकी पुल्मोनरी और जो वेन्स आपकी है वो काम करना प्रॉपर शुरू कर देती हैं, तो ये क्लोज हो जाती है। अगर ये क्लोज नहीं होती तो ये एक ऐसा हो रहा है कि यहाँ से भी खून जाता रहता है और गंदा खून मिक्स होता रहता है, तो इसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट। अब वो जो कहते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है, वो हम इसको इंडोकार्डियाटिस क्या है? इंडोकार्डियाटिस के जो दरमियान वाल की स्वेलिंग हो जाती है। VSD, PDA, MR, AR, damage valves like a mitral stenosis, aortic stenosis and prosthetic valves। तो वो कहता है कि इंडोकार्डियाटिस जब स्वेल करेगा तो फिर क्या करेगा कि जितने वाल्व के अंदर है ना, ये भी खराबी पैदा कर देगा। अगली स्लाइड जरा लाएं। अब वो कहता है कि इंडोथेलियल डैमेज लीड टू द डिपोजिशन ऑफ द प्लेटलेट्स फैब्रिन व्हिच आर द कॉल्ड नॉन बैक्टीरियल इंडोकार्डियाटिस। अब नॉन इंडोकार्डियाटिस बैक्टीरिया दो है कि आपका लाइफस्टाइल की वजह से एथिलियल स्क्लेरोसिस हो जाता है, वहां प्लैक बन जाता है। वो प्लैक जो है वो आपका लाइफस्टाइल की वजह से, आप खाना गलत खाते हैं, चर्बी वाली चीजें खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन बैक्टीरियल इंडोकार्डियाटिस। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुआ। तो ये नॉन बैक्टीरियल इंडोकार्डियाटिस जस्ट द ब्लड। अब ये जो नॉन कार्डियाटिस बना हुआ पहले से, ये बना हुआ पहले से, तो दिल का सुराख था, PDA था, ये पहले से खराबी थी। अब हुआ यह है कि इस पे जरासीम ने भी हमला कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? वेजिटेशन। बैक्टीरियल एक तो प्रॉब्लम है था, और आपको पता है लॉ पैथोजेनेसिस का, जो कमजोर जगह होगी वहां जाके बैठ जाएगा। इसको कहते हैं बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस वेजिटेशन। इस लफ्ज को कहेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन का जहां लफ्ज आएगा तो ये आप ये समझें कि वैसे भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर उसको करेगा जहां पहले खराबी थी और अब जाके ऊपर भी बैठ गया। तो एक्स्ट्रा कार्डियक मैनिफेस्टेशन रिजल्ट फ्रॉम द एम्बोलाई और फ्रॉम द इम्यून complexes which is be responsible the vasculitis and skin lesions। और ये आपका वेस्कुलाइटिस, मसल के अंदर सोजस हो जाना, तो ये एक्स्ट्रा कार्डियक मैनिफेस्टेशन भी आ सकती है। आगे जी। और वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म कौन से हैं?
कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हार्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं? 3 ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस। ये जो एंडोकार्डियाटिस है, मसल की जो दरमियानी लेयर है, इसको कौन कौन से इन्फेक्शन इस पर असरअंदाज हो सकते हैं? पहला जो हमने जिक्र किया गया है स्टेप्टोकोकस। सेकंड वाला क्या है? इंट्राकोकस। वो कहता है अमंग द स्टेप्टोकोकस variants are the prominent cause. These organisms are normally found in the mouth of human and tend to the cause the indolent infection. वो कहता है कि माउथ से नॉर्मली होता है और फिर ये क्या करता है कि फिर ये ऑटोइम्यून डिजीज को क्रिएट करता है। फिर ये क्या करता है? ये ऑटोइम्यून डिजीज को क्रिएट करता है। तो इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी हमने आपको ऊपर बयान कर दी। अब है इंट्राकोकस। A majority of the organisms are caused by the intracoccus fecals and are associated with the genitourinary tract abnormalities. Mostly तो ये urinary tract में बसता रहता है, लेकिन ये इधर भी घुस जाता है। इंट्राकोकस जो है ये बहुत आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत मिलता है, तो वो कहता है इधर भी आ जाता है। अच्छा, स्टेफिलोकोकस, इट इज द कॉमन कॉज ऑफ द बोथ नेटिव एंड प्रोस्थेटिक बॉल्स एंडोकार्डियाटिस। तो ये भी एंडोकार्डियाटिस होता है। ये बेसिकली ज्यादातर स्किन में रहता है स्टेफिलोकोकस में। अक्सर जो पुराने लीजन है, जो हड्डियों के जख्म है, इवन सोराइसिस है, कई साल नहीं ठीक होते जख्म। जब कल्चर कराया जाता है तो उसमें स्टेफिलोकोकस पाया जाता है। जब कल्चर कराया जाता है तो उसमें स्टेफिलोकोकस पाया जाता है। मैंने 20-20 साल 30-30 साल पुराने हड्डियों के जख्म हमने कल्चर करा के डायग्नोज करा के 2-2, 4-4, 6-6 महीने में ठीक किए हैं, अनगिनत, सैकड़ों। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये काज पकड़ के हमने ठीक किया हुआ और इसमें हम दूसरी दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं। हम बेसिलियम का करते हैं, हम ग्रेफाइट का करते हैं, हम स्लेशिया का करते हैं, लेकिन मैन जो कल्प्रेट है, अगर आप उसको एड्रेस करने की सलाहियत रखते हैं और वो एड्रेस आपके पास दुनिया की किसी और पैथोलॉजी में इसको एड्रेस करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है मास्वाई। अगर होता तो 20-20 साल वाले जख्म ठीक हो जाते। तो वो कहता है इट्स अ कॉमन कॉज ऑफ द बोथ नेटिव एंड लेफ्ट साइडेड इन्फेक्टिव एंड एंडोकार्डियाटिस। इट इज ड्यू टू द स्किन एंड द सॉफ्ट टिश्यू। अब ये ध्यान में रखें कि वो ये कह रहा है कि ये ये जो बैक्टीरियाज हैं ये इसके कॉज है। आपने कल्चर कराना है, आपने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है, आपने ब्लड कल्चर करा लें, आप स्वैब कल्चर करा लें, पस कल्चर करा लें, यूरिन कल्चर करा लें, और एक लाइन आपने लिखनी है CS की, आपका आइडेंटिफाई होके आ जाएगा कि कौन सा आपका बैक्टीरिया, और वही आपका नसोड है। उसके बाद मैं ये कहता हूं कि नसोड इंसानी जिस्म की मदाफत को इंक्रीज करता है, उसका कॉजेटिव फैक्टर को प्रिवेंट करता है, उसको क्योर करता है, और एज ए इंटरक्रेनियल रेमेडी दूसरी दवाइयों के लिए रास्ता बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉम्प्लिकेशन को रोकता है। ये जो वाल्वुलर डिजीज बनती है ना, अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो बिल्कुल सेफ हो जाता है। आगे चलते हैं। मैं आगे चलेंगे, आगे चले। ये आज हम आपको एक एक बैक्टीरिया जरा पढ़ाते हैं। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेप्टोकोकस। हमने लोगों की आसानी के लिए क्या किया कि मैं अगर एक स्टेप्टोकोकस पढ़ा दूं, स्टेप्टोकोकस तो दिल में भी काम करता है, स्किन में भी काम करता है, बहुत सारी जगहों पे काम करता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके इस्तेमाल पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बैक्टीरिया आपकी ऐसे बैक्टीरिया है आपकी सारी बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर दें। लेकिन हमारे पास मरीज आया हार्ट का, वो कहता मुझे एंडोकार्डियाटिस है, मुझे पेरिकार्डियाटिस है, मुझे वाल्वुलर डिजीज है। तो हमने इन पे फोकस करना है भाई। ये जो 4-5 बैक्टीरिया ना, हम इन पे फोकस कर रहे हैं। हम 400 में से छांटी करके 4-5 आपके लिए ले आए हैं।
दिस इज द क्लिनिकल अप्रोच। मैं ये भी चाहता तो मैं एक बैक्टीरिया आपको आ देता, आप इस्तेमाल तो करना फिर आपका काम था, लेकिन वो इस्तेमाल होना नहीं था, वो इस्तेमाल नहीं होना था, मुझे पता नहीं होना था। इस्तेमाल तब होना था कि आप स्ट्रेप्टोकोकस को जान लें, अलग पढ़ लें। इस्तेमाल तब वो होना था कि आप टारगेटेड थेरेपी पे जब जाते हैं कि ब्रेन में कौन से बैक्टीरिया अटैक करते हैं, लिवर में कौन से करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन से करते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन करते हैं, लंग्स में कौन सा करता है। आपके पास तो मरीज आया स्किन का, आपने उसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी को तो नहीं समझ सकते, आप स्किन पे उसको पकड़े। इसको कहते हैं क्लिनिकल अप्रोच, वो कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। आपको नसोड़ के इस्तेमाल का इन्फेक्शन, हम सिर्फ ना आपको नसोड़ पढ़ा रहे हैं, हमको तो आपको पूरी डिजीज पढ़ा रहे हैं। एक नसोड़ पूरी डिजीज है और एक नसोड़ टारगेटेड थेरेपी के तौर पे भी यूज होगा, एज ए नॉलेज पूरी डिजीज के, उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी पे भी यूज होगा। लेकिन क्लिनिकली बंदा बैठा हुआ है, उसके पास कार्डियाटिस का मरीज आ गया है, उसके जहन में फौरन वो पड़े होंगे कौन कौन से हैं जी। स्टेप्टोकोकस हो सकता है, स्टेप्टोकोकस, इंट्राकोकस, ट्यूबरकुलोसिस, आप पकड़े वहां से आइडेंटिफाई करेगा, इलाज दे दे। आसान है ना, आसान। हम ये चाहते हैं कि आसान तरीके से आप, और ये सारा खेल 2-4 मिनट का नहीं है। ये जो वाल्व खराब हो गया है, ये जो स्टेनोसिस हो गया है, इंडोकार्डियाटिस हो गया है, मायोकार्डियाटिस हो गया, पेरिकार्डियाटिस हो गया, भाई आपने अगर स्ट्रेप्टोकोकस को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके पास तो बाएं हाथ का खेल है, आपके पास तो इसी अप्रोच है। मुझे लोग कहते हैं इतनी जल्दी क्यों देखते हैं, मैं तो इतनी जल्दी इसीलिए देखता हूं। अब मेरे पास हार्ट का मरीज आ गया, मेरे पास इको बड़ी है, मेरे पास एंजियोग्राफी बड़ी है, मुझे वहां से ही पता चल गया कि वाल्व खराब है। तो वाल्व खराब क्यों हो सकते हैं, इस वजह से हो सकते हैं। अब मैंने अगर मुझे कंफर्म करना है तो मैं लैब ले लूंगा, मैं बैक्टीरिया को पकड़ लूंगा। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया की लैब नहीं भी लेता तो मुझे उसकी पैथोफिजियोलॉजी का पता है कि स्टेनोसिस किसने किया होगा, वाल्वुलर डिजीज किसने बनाई होंगी, मायोकार्डियट क्यों बना, इन 4 कल्प्रेट में से एक होगा, या जो अगर फंगल भी आ सकते हैं, पैरासाइट्स भी आ सकते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रेप्टोकोकस। हमने एक और मजे की बात आपको बताऊं कि मैंने यहां पूरा स्ट्रेप्टोकोकस नहीं डाला, हमने यहां पूरे स्ट्रेप्टोकोकस की इसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं डाली, हमने सिर्फ हार्ट की तक डाली, ताकि आप डिट्रैक ना हो, पूरी बॉडी को पढ़ना ना शुरू कर दें। क्योंकि जब पूरी बॉडी को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो तो गोरख धंधा है, आपको तो 10 दिनों में नहीं समझ लगेगी मैं कहां से पकड़ूं तो कहां छोड़ूं इसको। जो 4-4 घंटे की हिस्ट्रियां लेते हैं, जिन्होंने 4 दवाइयां याद की हुई हैं, पूरी दुनिया जहान में 8 अरब की आबादी में वो सिर्फ फास्फोरस ढूंढते हैं, लाइकोपोडियम ढूंढते हैं, नाइट्रोमियोल ढूंढते हैं। 500 तो नसोड़ पड़ा है अल्लाह के बंदो। आप चाहते हैं कि एक 8 अरब की आबादी में से हम 400 बंदे ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, ये नहीं हो सकता। आप 8 अरब की आबादी को, 8 अरब की आबादी को, पूरी आबादी को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। दिस इज होम्योपैथी, ये है होम्योपैथी। ये इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं हो सकता कि व्हाट इज द स्ट्रेप्टोकोकस, नो डाउट। लेकिन हम स्ट्रेप्टोकोकस के निकाल के, हम हार्ट के 80% डिजीज को निकाल के, एक पैथोजेंस को निकाल के हम लोगों को क्या दे सकते हैं भाई। इसलिए कि फास्फोरस मुझे आती है, आपको इसलिए कि अब ये उनको नहीं आता, ये उनको नहीं आता, लिहाजा मत सुना करें इनको। स्ट्रेप्टोकोकस का द हार्ट इंफेक्शन थ्रू एंड autoimmune reaction known as the rheumatic fever.
हमने पहले ही आपको बता दिया था कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है हार्ट पे क्यों हमलावर होता है। आपके जिस्म का निजाम जो है वो इसके खिलाफ जब एक्सपोज होता है तो वो फौज बनाता है, वो एंटीबॉडी बनाता है और वो हार्ट के वॉल पे, हार्ट पे अटैक करता है। Autoimmune reaction known as the rheumatic fever, where the body immune system mistakenly attack its own heart tissue after an untreated group A streptococcus infection. This process called molecular mimicry result of the rheumatic heart disease cause inflammation, scarring in the heart walls, which can lead to leak, narrowing, or the damaging, potentially causing the heart failure. और वो ये कहता है, आसान में समझा देते हैं, वो ये कहता है कि जब आपको स्ट्रेप्टोकोकस होगा, आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिव हुआ है। जैसे आपकी फौज बॉर्डर पे हमला हुआ, आपकी फौज उसके खिलाफ एक्टिव होगी, फौज ने दुश्मन को मारना शुरू किया, दुश्मन को मारना शुरू किया तो मिस्टेकनली अपनी अवाम पे भी फायर खोल दिया। दिस इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज। समझ आ गई? आसान से आप पे हमला हुआ, आपने उसको मारने की कोशिश की दुश्मन को, और आपने 2-4 बंदे अपने भी मार दिए। होता है ना ऐसे। दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज। समझ आ गई जी? वो क्या करेगा? वो जनाब इंडोकार्डियाटिस करेगा, वो मायोकार्डियाटिस करेगा, वो स्टेनोसिस करेगा, वो रिगर्जिटेशन करेगा, और फिर अल्टीमेटली क्या करेगा? हार्ट फेल कर देंगे, हार्ट फेलियर। ये जाके एक ऐसी उम्र आती है जो कहते हैं कि ये बाल बदलाएं, ये बाल और लगाएं, अब इसका तो कोई हाल नहीं है। तो उस वक्त भी होम्योपैथी ट्रीट करने की सलाहियत थी। इस स्टेज में भी हम इस स्टेज में भी ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। आगे चलते हैं। समझ आ गई थी? व्हाट इज द स्ट्रेप्टोकोकस? अब तो एलोपैथिक वाले पता क्या कहते हैं? ये जो अब होम्योपैथी आई है ना, अब जो होम्योपैथी है असल तो ये पता नहीं कहां से आई है। और मैंने वो सारे बुत तोड़े हैं जो इस होम्योपैथी के लिए बदनमा दाग थे। और मेरी नस्ल जो है, हमारी नस्ल जो है वो असल होम्योपैथी की तरफ अब आ रही है। और अब मुझे खुशी होती है कि ना सिर्फ आप पढ़ रहे हैं इसको, एलोपैथिक डॉक्टर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्टेफिलोकोकस का या बैक्टीरिया का कोई तोड़ नहीं है। अब दिस इज द स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस cause the heart infection entering the bloodstream, ये ब्लड में शामिल होते हैं, often through a break in the skin or mucosa and then attaching to damage or inflamed heart valve. Once attacked, the bacteria form bacterial by film called vegetation, जिसका मैंने जिक्र किया vegetation. What is the vegetation? जब आपके पास ये डायग्नोज आके आ जाए कि ये वेजिटेशन है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो ऑलरेडी बीमारी थी उस पर जाके बैठ गया। और ये कानून फितरत है, जब भी कोई ताकतवर कौम कमजोर पे हमलावर होती है तो वो उस पर आके बैठ जाती है। बीमारी का भी जो भी कमजोर ऐसा होगा बैक्टीरिया वहां पे बैठ जाए। अब इसी तरह आपने जब लंग्स को हमने पढ़ा था तो कई जाके बैक्टीरिया लंग्स में बैठ जाते हैं, कई जाके यूरिन ट्रैक में बैठ जाते हैं, कई डाइजेस्टिव ट्रैक में बैठ जाते हैं। हार्ट टिश्यूज विच कैन डिस्ट्रॉय, कहता है कि जो तबाह कर देता है हार्ट टिश्यूज को, एंड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट फेलियर और मेटास्टेटिक इंफेक्शन बाय द ब्रेकिंग ऑफ एंड स्प्रेडिंग थ्रू द बॉडी। और फिर ये नहीं है कि इससे हार्ट डैमेज होगा, हार्ट फेल होगा, ये बाकी बॉडी में भी जाके, क्योंकि ये ब्लड में होता है ना ये स्टेफिलोकोकस, तो ये हर जगह पहुंच जाता है, ये हर जगह पहुंच जाएगा जहां जहां इसको कमजोर जगह मिलेगी। जैसे स्किन में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंट्राकोकस ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट में ज्यादा रहता है। इंट्राकोकी कॉज द हार्ट इंफेक्शन नोन एज द एंडोकार्डियाटिस। अब एंडोकार्डियाटिस क्या है जी?
इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम हमारी चैम्बर के अंदरूनी लेयर है, ये उसको डैमेज करता है। इंडोकार्डियाटिस बाय एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम एंड अटैचिंग टू द डैमेज हार्ट वॉल्स एंड टिश्यू, ये भी वही वेजिटेशन करता है, ये भी वही वेजिटेशन करता है। जो पहले से डैमेज हार्ट है उस पर जाके बैठ जाएगा। देयर द मल्टीप्लाई फ्रॉम बैक्टीरियल वेजिटेशन they typically enter the bloodstream after the procedure, surgery or the people who the indwelling medical device। तो ये कहता है कि ये कहाँ से आता है, कोई सर्जरी हुई है तो वहां से आ जाता है, कोई कहीं एक्सपोज हुआ तो वहां से आ सकता है, और कोई मेडिकल डिवाइस लगी है तो उसके साथ ये जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आंतों से भी आ सकता है, यूरिनरी जेनेटिक सिस्टम से आ सकता है, and the bacteria virulence factor which such as the adhesion and biofilm promote adhesion जख्म बनाएगा and resistant to the antibiotic leading to infection and potential heart damage। और ये क्या करता है कि जो एंटीबायोटिक भी होती है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेता है और फिर उस पर कोई दवाई काम नहीं करती। और आप अगर नसोड़ का इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये तो अच्छा मजे की बात है, आपकी जो नसोर्स हैं, ये जितने भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बॉडी डेवलप कर लेती है और बैक्टीरिया डेवलप कर लेती है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। कितने काम है, ये प्रिवेंट करता है, ये क्योर करता है, ये कॉम्प्लिकेशन को रोकता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। आपको नसोड़ की अहमियत का कितना अंदाजा होना चाहिए कि ये कितने काम करता है। देखिए रेजिस्टेंस, अब मैं जब टीबी का मेरा लेक्चर था ट्यूबरकुलोनियम पे, तो हमारे जो दोस्त है उन्होंने, मैंने कहा यही आप बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। मेरा दोस्त है डॉक्टर महमूद कादर, वो कह रहा है हम प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है ये ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, उन पर दवाइयां नहीं काम करती। और फिर हमने वो बैक्टीरिया वहां से रेजिस्टेंस लेके हमने उससे क्या बनाई, ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस बनाई, जो आज तक कोई नहीं बना सका, किसी लैब का भी फिक्र नहीं थी किसी को, और बना के हमने कमाल वालों को दी के और वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 150 साल में 200 साल में कि बंदा ठीक है ट्यूबरकुलोनियम बनी, बेसिलिन बनी, एमारी बनी, लेकिन ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस आज तक किसी ने नहीं बनाई थी और हमने वो बनाई है। हम एक टीबी के सेक्टर में भी हम एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन लेके आए। आगे हो गया जी, समझ आ गई। आपका फंगल इन्फेक्शन, अब फंगल इन्फेक्शन भी जो है ये भी हार्ट के प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अब मेन जो फंगल हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होता है वो है कैनाडीडा। एक और भी था ना, क्या था वो, अस्पारगेलस। ये जो अस्पारगेलस है ये भी, उस दिन मेरे पास एक खातून आई, ये आंखों में भी होता है, ये और जगह भी ये फंगल, वो उसको अस्पारगेलस हुआ, उसने एंटीबायोटिक खाई, उसकी आई साइड ही चली, और डायग्नोज क्या हुआ, उसके अंदर जो फंगल था वो अस्पारगेलस था। पीछे लाए जरा। कैनाडीडा इज द मोस्ट कॉमन, देखिए फंगल कैनाडीडा, एक इंट्राकोकी आ गया भाई, कैनाडीडा किधर है। मैं आपको वैसे बता दूं, कैनाडीडा जो है ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है और ये आपको हर जगह मिलता है। वेजाइनल इन्फेक्शन में मिलता है, माउथ में बहुत ज्यादा मिलता है, लंग्स में मिलता है। मैं आज से कोई काफी 8-10 साल पहले मैं वहाँ मैनचेस्टर में एक हॉस्पिटल में था, मेरी अंग्रेज डॉक्टर से 5-7, उससे मैं डिस्कस कर रहा था। तो एक पेशेंट थी, तो उसको था, उसने कहा जिसको जो है ना फंगल इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा कौन सा है, कैनाडीडा है या एस्परगिलस है, कौन सा है। तो मुझे वो कहने लगी कि आप डॉक्टर हैं। मैं कहने में आई हूँ होम्योपैथ। कहते होम्योपैथ डॉक्टर को ये पता होता है कि व्हाट इज द कैनाडीडा। मैं क्या हमें पता होता है, तभी तो मैं आपसे पूछा। तो ये कैनाडीडा जो होता है ये हार्ट में भी मिलता है, ये वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, माउथ थ्रश बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। ये आपके ये जो इसमें ग्राइन एरिया में बहुत मिलता है आपको, आपके जो उंगलियों के जो अंदर जॉइंट्स हैं, उस जो फिंगर के अंदर दरमियान जो जगह वहां ये बहुत मिलता है।
तो ये कैनाडीडा हार्ट में भी मिलता है, एस्पैरागेलस और भी बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन ये हार्ट में मिलता है। आगे चलें यार, इसकी एस्पैरागेलस की आपने बनाई थी, वो कहाँ गया वो? हाँ, ये आ गया। Candida causes a heart infection by the spreading through the bloodstream and attaching to the heart internal structure, particularly heart valves and prosthetic device. अगर उसके अंदर कोई डिवाइस पड़ी हुई है, जैसे पेसमेकर लगा देते हैं, तो कोई डिवाइस भी हार्ट में डालते हैं तो ये उस पर भी पता चला जाएगा। And prosthetic device where it form biofilms and cause inflammation. This fungal endocarditis, ये क्या कर सकता है? एंडोकार्डियाटिस, मायोकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस, तीनों लेयर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड मोर कॉमन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वो लोग जो बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनका मुदाफती निजाम बहुत वीक होता है, इंडिविजुअल स्पेशली दोज with the medical device or recently surgery, the infection leads to valve damage and the severe cause can be micro abscesses in the heart muscle. और ये क्या करता है कि ये वहाँ एब्सिस पैदा कर देगा। एब्सिस, छोटे छोटे एब्सिस समझते हैं ना, फोड़े बना देगा। और तीनों लेयर को इफेक्ट करता है, इंडोकार्डियाटिस, मायोकार्डियाटिस एंड पेरिकार्डियाटिस। आगे चलते हैं। एस्पैरागेलस इज अ कॉज द हार्ट इन्फेक्शन। अब ये एस्पैरागेलस क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन है। कॉज द हार्ट इन्फेक्शन, दैट इज द स्पोर्स आर द इनहेरिट पोलिनाइज द लंग्स एंड द स्प्रेड वाया ब्लड स्ट्रीम। ये कहते हैं लंग्स में भी कॉलोनी बनाता है, एंड वाया ब्लड स्ट्रीम टू द हार्ट एंड प्रोसेस नोन एज द इन्वेसिव एस्पैरागेलोसिस। इसका नाम भी उसने इन्वेसिव का मतलब है इंटर कर लेना, इन्वेसिव एस्पैरागेलोसिस। This infection often target weakened immune system and can lead the endocarditis, where the fungal form large masses called vegetation. Vegetation क्या? फिर वो जो ऑलरेडी पहले से मौजूद खराबी है उस पर भी जाके बैठ जाएगा। On heart walls और walls, हार्ट के walls को और हार्ट की दीवारें, कौन सी दीवारें होती है? पेरिकार्डियाटिस, इंडोकार्डियाटिस एंड मायोकार्डियाटिस, उसको खराब कर देगा। The infection is a serious, can spread to the other organs and may be fatal if not treated. और ये क्या होता है? ये मौत का सबब बन सकता है अगर आपने इसको इलाज नहीं किया। नेक्स्ट, अब कुछ वायरल इन्फेक्शन है जी। कुछ वायरल इन्फेक्शन, कितना टाइम हो गया? करीब है जो वायरल इन्फेक्शन है। कोक्साकी वायरस है जी, कोक्साकी वायरस है। ये बेसिकली बच्चों में भी बहुत ज्यादा मिलता है। ये वायरल इन्फेक्शन है। ये हार्ट इन्फेक्शन मायोकार्डियाटिस करता है थ्रू द मेन मैकेनिज्म, डायरेक्ट डैमेज टू द हार्ट सेल मायोसाइटिस, एंड द वायरस replicate a harmful immune response. The attacks infected the healthy heart cell and the development of the autoimmunity after the virus has entered the heart. The virus initially spread from the gut. ये initially कहाँ से आता है? gut से आता है, आंतों से आता है, to the heart where is the replication cause direct cellular damage. replication क्या है? जब एक वायरस से दूसरा, इसको कहते हैं replicate करना। एक वायरस से जब ये replicate होता है तो फिर क्या करता है कि ये जो हार्ट के जो सेलुलर लेवल को डैमेज करता है। दिस डैमेज ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग द वाइट ब्लड सेल दैट इन देयर अटेम्प्ट टू द क्लियर द वायरस आल्सो डैमेज किल द नॉर्मल हार्ट सेल्स। ये क्या करता है कि इससे जो जरा वाइट सेल क्या है, अब आपका इम्यून सिस्टम होता है, वो ये यहाँ ये भी आपको कह रहा है कि ये रिस्पॉन्स जब ये करता है तो आपके वाइट सेल के अंदर जब एंटीबॉडी बनते हैं तो वो क्या करता है, in some cases in infection can become persistent leading to ongoing inflammation, further heart cell destruction। कि हार्ट के जो सेल हैं, इवन सेल लेवल पे, ना के मसल लेवल पे, इवन सेल लेवल पे डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा। जैसे हार्ट के जो सेल हैं, जैसे मायोकार्डियम का सेल है,
सेल छोटा होता है ना, मायोकार्डियम तो पूरा एक मसल, तो कहते हैं ये सेल लेवल पे डैमेज करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, तोड़-फोड़ कर देगा, एंड डेवलपमेंट ऑफ द वीकेंड swollen heart muscle that may be progress to dilated cardiomyopathy and heart failure। कि उससे क्या होगा कि वो कार्डियोमायोपैथी करेगा, हार्ट फैल जाएगा और फिर क्या करेगा। तो आप एक नेमत है आपके पास कि आप जानते हैं व्हाट इज द एस्परगिलस वायरस, आपको ये पता है कि व्हाट इज द एस्परगिलस कैंडिडेटा। और ये मैं कहता हूं कि हमारे डॉक्टर कहते हैं ना, हमारी प्रैक्टिस नहीं चलती। आप सिर्फ ये दिल का बोर्ड लगा के बाहर बैठ जाए कि मैं दिल का इलाज करता हूं, और आज के लेक्चर को आप सुनते रहें, और आप जाके 8-10 दवाइयां मैं आपको बताता हूँ, वो जाके बोरक में ही पढ़ लें, तो मैं ये समझता हूँ कि आप पे हार्ट के मरीजों की भी लाइन लग जाएगी, क्योंकि आपको हार्ट के फंक्शन का पता होगा, आपको पता होगा कि पेरिकार्डियस क्या होता है, आपको पता है एंडोकार्डियाटिस क्या होता है, मायोकार्डियाटिस क्या होता है, स्टेनोसिस क्या होता है, रिगर्जिटेशन क्या है। ये 5, 6, 7 तो टर्में हैं यार सारी। रिगर्जिटेशन आसान से लीक हो जाना, खून का बहना, रिगर्जिटेशन, स्टेनोसिस तंग हो जाना, तो ढेर मटीरियल मेडिकल का पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ गुर्दों वाला गुर्दों में बैठ जाएगा, गुर्दे ही नहीं संभाले जाते हैं। वो एक अपनी हमारी इतनी दवाई सर्कुलेट करती है कि हर बंदे के हाथ में उठाई होती है बरबरस से। आपको तो खुदा ने वैसे ही कितनी नेमतों से नवाजा है कि लोग आपके ये कहते हैं यार गुर्दे की पथरियां निकाल देती, तो हमें 100 में से 2 की निकालती हो, जिसकी निकलती है वो कहते हैं मैंने बरबरस खाई थी, जब उसके लिए पूरी साइंस हमने पढ़ाई है कि आप अगर वो साइंस जानते हैं तो आपसे कोई पथरी भी नहीं बचती। आगे चलते हैं जी, ये हो गया जी एड्यूनो वायरस। आजकल जो आंखों का इन्फेक्शन फैला हुआ है ना आजकल, उसके जो अंदर वायरस है वो एड्यूनो वायरस। आप लोगों को एक डोज दें तो आंखों की जो आजकल बहुत फैला हुआ है ना, कुछ थोड़ा सा शायद आजकल कुछ कम हो गया है, लेकिन अभी उधर पंजाब में फैलेगा और ज्यादा, क्योंकि वो सैलाब उतरा है, वहाँ ये वायरल इन्फेक्शन फैलेंगे। तो ये एड्यूनो वायरस जो है बहुत कॉमनली आइज में भी मिलता है एड्यूनो वायरस, और हम इसको यूज कर रहे हैं आजकल जो इन्फेक्शन में। एड्यूनो वायरस का हार्ट इन्फेक्शन, ये हार्ट का भी इन्फेक्शन करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक इन्फेक्शन को अगर हम पढ़ाते हैं तो मल्टीपल ऑर्गन्स को है, लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं ताकि आपको क्लिनिकली आसानी हो, आप इधर उधर ना जाएं। और क्या करता है ये, नॉन एज ए मायोकार्डियाटिस, दरमियान वाला हिस्सा जो बहुत मजबूत है उस पर हमला करता है, बाय डायरेक्टली इन्फेक्टेड एंड डैमेज द कार्डियक सेल, और कार्डियक सेल को डैमेज करता है, लीडिंग टू डिस्टर्ब द गैप जंक्शंस एंड जॉइंट चैनल्स दैट आर क्रूशियल फॉर द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अच्छा एक और बात, इससे ये आपको बाकी सब दवाइयों में ये नहीं आया होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है इसको पेस मेकर कहते हैं। आपकी बॉडी में पेस मेकर लगे होता है, एक बड़ा एक छोटा, तो पेस मेकर क्या करता है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल मूवमेंट करती है, हार्ट को चलाता हुआ है थ्रू इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, ये उसको भी डिस्टर्ब करता है, और द क्रूशियल फॉर द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसका मतलब है जिनकी पेस मेकर के डिफेक्ट आ जाते हैं, जिनकी हार्ट बीट ही नहीं ऊपर जाती, जो पेस मेकर काम करना छोड़ देगा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, तो उस पर भी कौन सी काम करेगी, एड्यूनो वायरस का। और ये बड़ा, इसके लिए एलोपैथिक में एक ही हल है कि उसको पेस मेकर डाल दिया। ऑर्थोमेजेनिक सबस्ट्रेट, a condition that increase the risk of abnormal heart rhythm। इलेक्ट्रिसिटी क्या रिदम कंट्रोल करती है, और ये बड़ा रिस्क है, रिस्क है ये कि वो एक्टिविटीज या कम हो जाए या एक्टिविटीज एक्सेलरेट कर जाए, बढ़ जाए, दोनों सूरतों में। दिस इज द एड्यूनो वायरस। व्हाई द वायरल इन्फेक्शन का इनिशियली ट्रिगर एंड ऑटोइम्यून रिस्पांस, और ये भी ऑटोइम्यून रिस्पांस के तौर पे आया। वायरस हुआ, ऑटोइम्यून रिस्पांस आया, और उसने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी हार्ट की उस पर भी अटैक, उस सिस्टम को भी खराब कर दिया, मायोकार्डियाटिस भी कर दिया। तो ये क्या, जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपको फोकस करना चाहिए कि मैं इसका एड्यूनो वायरस कल्चर करा दूं। कल्चर जब आप कराएंगे तो ये वायरस खुद डायग्नोज होते जाएंगे। ठीक है जी।
और ये क्या करता है, ये भी वही काम है ऑटोइम्यून रिस्पांस जैसे स्ट्रेप्टोकोकस था। स्ट्रेप्टोकोकस भी ऑटोइम्यून रिस्पांस, causing the further inflammation and damage to the heart muscles। ये हार्ट मसल को जो डैमेज करेगा, और फिर हार्ट मसल डैमेज हो गया तो फिर आप समझते हैं कि हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ने, जब इन्फ्लुएंजा पहली दफा फैला था तो उसने लाखों लोग मारे थे। उस जमाने में 50 लाख तो यूरोप में मार गया था। और इन्फ्लुएंजा जो है हर साल यूरोप में इसकी वैक्सीन लगती है, इवन पाकिस्तान में भी लगती है। ये इसी की जो है ना, जो हमारा जो है कोविड-19, ये भी इसी खानदान से इसका तल्लक है। Influenza doesn't typically cause the direct heart infection, but instead trigger severe inflammation, elevated blood pressure। ये blood pressure को बढ़ा देगा। And blood clot that can damage the heart, blood clot कर सकता है और heart and arteries में leading to heart attack, ये heart attack करवा सकता है। And other serious cardiac event, the virus can also directly infect the heart cells, causing the myocarditis and worsening existing coronary artery disease। अब ये न सिर्फ करेगा कि मायोकार्डिटिस करेगा, ये जो आपकी आर्टरी की हार्ट की अपनी कोरोनरी आर्टरीज हैं, देखो बाकी आपने ये जितना भी पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा एंडोकार्डिटिस करता है, मायोकार्डिटिस करता है, पेरिकार्डिटिस करता है, वाल्वुलर डिजीज। अब इससे जो पिछला था वो क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रिसिटी, क्या नाम है इसका जो हम पीछे कर, जो एडिनो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को भी डिस्टर्ब कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि आपकी कोरोनरी जो आर्टरीज है उनको भी डिस्टर्ब करता है, जो हार्ट की अपनी सप्लाई है। यानी मैं समझता हूं कि ये खुदा की कितनी बड़ी नियामतें हैं कि आपके पास ये रिसोर्स मौजूद है। ये होम्योपैथ डॉक्टर जो दुनिया में जहां भी पाए जाते हैं, ये खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको कैसा एच दिया हो और कितनी सीरियस इलनेस है, कितनी सीरियस इलनेस है। एंड डिस्टरबेंसिंग प्लेग इन द आर्टरीज के अंदर ये प्लेग प्लांट करता है। पीपल विद द प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द फ्लू रिलेटेड कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। जिनको पहले भी ये तकलीफ मौजूद है, उनको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उनके लिए तो बड़ा डेंजरस है। राइट सर? आपको पता है जब कोविड-19 हुआ तो लोगों के पास में काम लंग्स एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और जो जेनोसोड है इसका कोविड का, लीड्स टू हार्ट डैमेज। रिसर्च सजेस्ट इन्फ्लेमेशन लीड टू कोविड हार्ट डैमेज। व्हेन द फर्स्ट गेट द इन्फेक्शन, your body activates your immune system. This leads to the production of the inflammatory cells and cytokine, and cytokines are small proteins that active your immune response। इसके जब इसने अटैक किया तो इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्टिव हुआ। तो ये जो प्रोटीन्स हैं हमारी साइटोकाइंस और साइटोकिन्स, ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर डैमेज बननी शुरू हुई, और ये क्या किया, इन्होंने हार्ट को डैमेज किया। ओके, HIV जो है एड्स का जो वायरस, ये भी पोटेंटाइज फॉर्म में है HIV। अब एड्स का वायरस, जिसको एड्स होता है ना, उसको समझो दुनिया की हर बीमारी लग गई। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, स्टेफिलोकोकस भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है। ये तो बस HIV primarily cause the heart damage indirectly through the chronic inflammation, which lead to the hardened arteries and arterial sclerosis, and by increase the risks of other cardiovascular condition. While there is some debates, HIV can also directly infect the heart muscle cells, and HIV medication can contribute to the heart problems
लाइक एबनॉर्मल लैपेट। अच्छा, ये जो HIV है जी, ये वो जो कहता है कि हार्ट को तो डैमेज कर सकता है, करता है, लेकिन एक और बड़ी मुसीबत है कि जो HIV की मेडिसिन है वो भी हार्ट को डैमेज करता है। HIV की जो मेडिसिन है, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इनसे, कबाल वालों से, या और भी जो दुनिया में लैब वाले सुन रहे हैं, वो HIV की जो मेडिसिन है इसको भी पोटेंटाइज करें, इसको भी पोटेंटाइज करें। और मैंने सब इनको सिर्फ कह रहा हूँ, बाकी भी दुनिया में जो लैब्स हैं उनको चाहिए कि जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं HIV मेडिसिन के, इन्हीं मेडिसिन को पोटेंटाइज करें, ताकि इन्हीं मेडिसिन जो साइड इफेक्ट आएंगी तो वो जरूर इंशाल्लाह रोकेंगे। ठीक है जी। अब दो पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्राइपैनोसोमा। अच्छा, टॉक्सोप्लाज्मा तो वेरी नोन है, और टॉक्सोप्लाज्मा तो ऐसा 20 किस्म का ये है पैरासाइट है कि जो बच्चों की एबनॉर्मलिटी है, जो हमारे यहाँ बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, वो हमारा जो हम टॉर्च कराते हैं उसमें टॉक्सोप्लाज्मा भी सारे फहरिस्त है, जिसमें साइटोमेगाली है, जिसमें रुबेला है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा है, जिसमें आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स है, तो उनमें ये टॉक्सोप्लाज्मा भी है। और टॉक्सोप्लाज्मा जो है ये बेसिकली उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है जो पैरासाइट्स है। ये हार्ट इन्फेक्शन नॉन क्या करता है, ये भी देखें, मायोकार्डियाटिस करता है, हार्ट के बड़े मसल पे अटैक करता है, बट डायरेक्टली इन and multiplying when the heart muscle cells cardiomyocytes, the parasites can remain in a dormant cardiac cyst बनती हैं, उसमें आप इसको, जैसे आपकी लिवर के अंदर सिस्ट बनती है, तो उसका जो नसोड है वो है एकोकोनियोसिस, वो बल्कि हमने मंगवा भी लिया, मैंने बाहर से मंगवाया है वो, तो आइडाइटिस सिस्ट आती है लिवर के अंदर। जैसे आपकी सिस्ट जो है बनती है बार्थोलिन सिस्ट, जो मैंने वजाइनल एरिया में बनती है। एक और सिस्ट वहां बनती है, उसको कहते हैं नेफ्थेलिन सिस्ट, नेफ्थीन सिस्ट। ये दोनों वजाइनल, ये दोनों कौन बनाता है? ये बनाता है आपका क्या वो उस वायरस का नाम जी, बड़ा मशहूर वायरस है, हम यूज भी उसमें करते हैं, जो वास्प बनाता है, पेप्लोमा वायरस। अब जो दो सिस्ट है वो पेप्लोमा वायरस बनाते हैं, और सर्विक्स का कैंसर पेप्लोमा वायरस। अब आपको पता है सर्विक्स कैंसर के लिए पेप्लोमा वायरस की वैक्सीन शुरू हो गई है, और हम इसको 15 साल पहले लेके इस्तेमाल कर रहे हैं पेप्लोमा वायरस को। अब पाकिस्तान में वैक्सीन लॉन्च हो गई है इसकी, पेप्लोमा वायरस की। पहले तो पता ही नहीं था लैब वालों को बाटी तो पेप्लोमा वायरस, और हम इसको 15 साल से यूज करा रहे हैं पेप्लोमा वायरस। हम वार्ड्स में इसको यूज करते हैं, हम सर्विक्स कैंसर में, हम ये जो बार्थोलिन सिस्ट में हम यूज करते हैं, नेफ्थीन उसमें सिस्ट में यूज कराते हैं। अब देखें, अब ये देखें एक इंफेक्शन है टॉक्सोप्लाज्मा, ये कहां से बनाता है? हार्ट के अंदर से। This inflammation process along with the parasite presence can lead to the heart damage and complication like arrhythmia and heart failure, especially the immunocompromised individuals। तो ये इम्यूनोकम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं उनको हार्ट को डैमेज करके उनको फेल कर देता है। तो मैं एक लेक्चर हम सिस्ट पे भी करेंगे, हेड टू टो, मतलब ऊपर से लेके लिवर सिस्ट आ गया, किडनी सिस्ट आ गया, और उसकी जो है ब्रेन के अंदर सिस्टिक रीजन आते हैं, ओवरी के अंदर सिस्ट है, यूट्रस के अंदर सिस्ट है। तो एक कोई लेक्चर हम इस पे अरेंज करेंगे कि सिर्फ हम सिस्ट पे बात करें। तो सिस्ट का भी कोई इलाज नहीं है। अच्छा, सिस्ट के लिए क्या करते हैं? सर्जरी ओपन करते हैं, सिस्ट को वो निकाल लेते हैं उसमें से पानी, तो वो फिर फेल हो जाती है। तो होम्योपैथिक जो है सिस्ट में बहुत अच्छा काम है, जैसे ओवेरियन सिस्ट बहुत अच्छा होम्योपैथी है। ये जो वजाइनल सिस्ट है, नेफ्थेलिन और ये बार्थोलिन, ये तो इस तरह उड़ती हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं। आप पेप्लोमा वायरस दें, यहाँ एसिड नाइट्रिक बड़ा अच्छा काम करता है, पेप्लोमा वायरस के बाद एसिड नाइट्रिक दें, उड़ा के रख देती है। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो सिस्ट है, दो जो वजाइनल एरिया के सिस्ट हैं, ये कभी ठीक ना हुई, ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, इसको ले इको
इको कोकुनस पड़ी है, ये हमारे पास है 200 पोटेंशियल में 1 तक बनाए इसको। 200 में वहां से स्कॉटलैंड से मंगवाई है मैंने। ट्राइपैनोसोमा ये भी पैरासाइट है। कॉज द हार्ट डैमेज थ्रू द डायरेक्ट पैरासाइट इंड्यूस मायोसाइट इंजरी। ये जो मायोसाइट मतलब कि जो सेल के हार्ट की जो सेल है इनको डायरेक्ट इंजर करता है। एंड थ्रू द इम्यून मेडिएशन, ये भी इम्यून रिस्पांस के तौर पे आता है। और लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस इन द। व्हाट इज द फाइब्रोसिस? फाइब्रोसिस ये है कि जो आपके हार्ट के सेल हैं इनके साइज के अंदर फाइब्रोटिक चेंज लेके सेल को तंग कर देता है। एंड डायरेक्ट डैमेज द इंड्यूस द पैरासाइट्स themselves causing the cell death, वो सेल डेथ कर देता है। एक्टिवेट द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इट हार्ट सेल द होस्ट इम्यून सिस्टम आल्सो कंट्रीब्यूट टू डैमेज थ्रू द इन्फ्लेमेटरी सेल्स साइटोकाइन्स एंड बिल माइक्रोवेस्कुलर टिश्यूज। Oxidative stress and autoimmunity further contribute to the progression of the toxic cardiomyopathy resulting in the arrhythmia, heart failure and dilated। और ये आपका जो कार्डिक इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज वाला भी प्रॉब्लम करेगा। ये हार्ट के सेल को डेथ करता है ये वाला। और ये बेशुमार जो इसकी ऑटोइम्यूनिटी रिस्पांस है, ये ऑटोइम्यून डिजीज भी बनाता है। तो ये जो वायरस हैं इनको अगर आप बार बार सुने, इनको बार बार देखें और इनका इस्तेमाल करें। और इनमें मैक्सिमम मेरे इस्तेमाल में, इनमें मैक्सिमम हमारे इस्तेमाल में। चलें जी, मैं एक दवाई पढ़ाता हूँ आपको एडोनेस के बारे में। हमने एक दवाई आपको मैं एक आपको गाइडलाइन हम देते हैं। एक दवाई है एडोनेस। ये सारा हमने कहां से उठाया? हमने बोरक मटीरिया मेडिका से उठाया। अगर आप इसको पढ़ लें, क्या आपने इसको इस्तेमाल किया, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। हार्ट मेडिसिन आफ्टर द रूमेटिज्म और इन्फ्लुएंजा, 2 बैक्टीरिया और 1 वायरस जिसकी कॉम्प्लिकेशन है उसको एडोनेस ठीक करती है। क्या? रूमेटिज्म। व्हाट इज द रूमेटिज्म? रूमेटिज्म स्ट्रेप्टोकोकस और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा अभी मैं पढ़ा के हटा हूं। इसकी कॉम्प्लिकेशन को कौन ठीक करता है? आपके पास वायरस भी मौजूद है, आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस का भी निसोड मौजूद है, और यार आपके पास एडोनेस भी मौजूद है। फिर भी आप क्या करेंगे जी, मैं रूमेटिक हार्ट डिजीज को ठीक नहीं कर सकता। और ब्राइट डिजीज, व्हाट इज अ ब्राइट डिजीज? आपकी किडनी की डिजीज क्या करती है? रूमेटिज्म, इन्फ्लुएंजा, ब्राइट डिजीज where the muscle of the heart are the stage of the fatty degeneration। और दूसरा, what is the fatty degeneration? The first stage of the muscle damaging, that is called fatty degeneration। आपने लिवर में पढ़ा होगा ना फैटी डिजेनरेशन, लिवर में पढ़ा है ना फैटी डिजेनरेशन, तो हार्ट में भी फैटी डिजेनरेशन। तो कौन ठीक करता है? एडोनेस। Regulating the pulse and increasing the power of contraction of the heart। ये क्या है? ये पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है? या खराब हो जाए तो पल्स नीचे गिरा देगा, तो ये रेगुलेट करता है आपकी इलेक्ट्रिकली एक्टिविटीज ऑफ द कार्डियक एंड इट्स मींस इट्स इफेक्ट ऑन द पेसमेकर विद द हार्ट विद द इंक्रीज विद इंक्रीज यूरिन सेक्रेशन। अब ये करता है कि अब हार्ट वाले के पास जाए ना तो वो आपको क्या कहते हैं, क्यों देते हैं? प्रेशर रिलीज करते हैं। वो कहता है जी बस जो पीते हैं उसको निकालें फौरन। हार्ट वाले कहते हैं बस एक ही काम है कि हार्ट को प्रेशर को रिलीज करें
आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आप हार्ट पे बोझ ही ना डालें। अब ये क्या करता है, ये कार्डियक एसाइटिस या कार्डियक ड्रॉप्सी, दिल की वजह से जो पानी पड़ जाता है उसको कौन ठीक करता है? एडोनिस ठीक करता है। उसको कौन ठीक करता है? नाजा ठीक करता है। उसको कौन ठीक करता है? डिजिटेलस ठीक करता है। उसको कौन ठीक करता है? एपस ठीक करता है। तो दिल की वजह से पानी पड़ जाना, आपके पास मेडिसिन की लाइन है, नाजा बहुत अच्छा ठीक करता है, एपस बहुत अच्छा ठीक करती है, डिजिटेलस, हम तो कसरत से हमें 2 मेडिसिन जहां मुझे लगता है दिल की वजह से पानी पर, हम नाजा एपस, हम दोनों रात को सुबह, हफ्ते में मरीज सेटल हो जाता है। नाजा क्या करता है? एपस पानी निकाल रहा है। नाजा क्या करता है? पानी भी फेफड़ों से निकालता है, लेकिन हार्ट की एक्टिविटीज को भी ठीक करता है। स्नेक पाइजन। नाजा का काम क्या है? दिल के पे अटैक करता है और क्या करता है? पानी बनाता है। मतलब मैं कार्डियक पे ये लेक्चर इंडी नहीं होना, जिस तरह अभी तो मेडिसिन बड़ी मजे की आई है, एक मेडिसिन इतनी मजे की है कि आपको रात को पढ़ के खुशी से बंदे को नींद नहीं आती, और उसको होम्योपैथी बनने पर फख्र महसूस होता है कि आई एम द होम्योपैथ डॉक्टर विच एक्सेस एंड कंट्रोल्स ऑन द एवरी प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। हम वो लोग हैं कि एक दवाई को मैं कहता हूं, ये दवाई आप पढ़ के आप इसी की मस्ती नहीं खत्म होती, आपको स्ट्रेप्टोकोकस की मस्ती नहीं खत्म होती भाई। होम्योपैथी की असल रूह को जब आप समझते हैं, आपका सीना यूं तन जाता है, आप ब्रेवली प्रैक्टिस करते हैं। अब यह देखें जी, वो क्या कहता है, ये कितने हार्ट की एक्टिविटीज, पेसमेकर की एक्टिविटीज, और फिर पानी पड़ गया, पानी को निकालता है, फिर रिदम को दुरुस्त रखता है। And most valuable in the cardiac dropsy, low vitality with weak heart and slow weak pulse. Hydrothorax, पानी का पड़ जाना, ascites and sarca। आपकी भी लंबी है, खत्म करिए। हम एपस तो हम 1 में रोज देते हैं, कंडीशन देके, नाजा 200 में, ये भी 230, 200। सर ये सारा फीचर में 20 का जरूरत है क्या? हाँ जी, देखिए ये तो रिच मेडिसिन है, बड़ी पड़ी है। कार्डियक डिजेनरेशन, किडनी इन्वॉल्व जब बड़ी पड़ी है भाई, रिच है इतनी, इसके अंदर आप इसको पढ़े, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। The feeling of as hot, अगर कन्वलेरिया, अभी तो मैंने इसको सारा उठाया ही नहीं है, मैंने तो ये हार्ट को उठा के लगाया है। 100 साल पहले बंदे ने ये दवाई लिखी है, और हमें 99% लोगों ने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। होम्योपैथी का कोई कसूर है? कसूर तो उन जो अपने आप को, वो उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज हैं कि जो अपने आप को दानश्वर करवाते हैं इस सिस्टम का, शैतान दा दानश्वर, उन्होंने इनको तबाह किया, इस सिस्टम को बर्बाद किया, इस सिस्टम को। तो मुझे शर्म आती है, लोग सुनते हैं इनको, 5-5 हजार रुपया दे के सुनते हैं उनको। 5,000 में इल्म बिक रहा है, आम और माल्टों की पेटी पे इल्म बिक रहा है। आप सोच भी नहीं रखते, एक सोन हलवे पे इल्म बिकता है, और आती उनको 2 दवाइयां पूरी नहीं है। यकीन माने जो फास्फोरस और नाइट्रोमी और लाइको का वो जिक्र करते हैं, मेरे सामने बैठे वो भी गलत जिक्र करते हैं। मेरे सामने आए तो खड़े हो जाएं, वो भी उनको सही नहीं आती। बात से शर्म है। मैं अपनी नस्ल से, क्योंकि मैं खुदा को जवाब दूं, मैंने किसी से डरता वरता नहीं, मैं खुदा को जवाब दूं,
हम अपनी नस्ल से ये दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज यार इनसे तो जान छुड़ाओ यार, ये बीच में कोई ऐसा छोड़ दे कि क्या जरूरत है। वो बेचारा इनोसेंट बंदा जिसको कुछ समझ नहीं, वो कहते यार ये बाबा ठीक कह रहा है। क्या जरूरत है स्ट्रेप्टोकोकस को पढ़ने की, क्या जरूरत है एड्यूनो वायरस को पढ़ने की। फीलिंग ऑफ एज द हार्ट बीट थ्रू आउट द चेस्ट, इसकी हार्ट बीट थ्रू आउट चेस्ट में महसूस होती है। एक और दवाई बड़ी नोन है जिसकी हार्ट बीट चेस्ट में महसूस होती है, जैसे स्पाइजेलिया कपड़े में महसूस होती है। अब इसकी क्या आती है, वो कहता है चेस्ट पे महसूस होती है। एंडोकार्डियाटिस विद एक्सट्रीम ऑर्थोपेनिया, सेंसेशन एज द हार्ट सीज बीटिंग, वो कहता है ऐसा होता है कि लगता है कि हार्ट बंद हो जाए। ये दो दवाइयां और हैं जिसमें कहता है कि हार्ट बंद हो जाएगा, जैसे जलसी में वो कहता है हरकत ना की तो हाथ बंद हो जाएगा। डिजिटेलस वाला कहता है हरकत की तो हाथ बंद हो जाएगा। हार्ट सीज द बीटिंग देन स्टार्टिंग वेरी सडनली, तो हार्ट बीटिंग बंद होगी फिर अचानक शुरू होगी, बंद होगी। जैसे आप उसको करते हैं सीपीएस, तो उसमें क्या होता है, वो कहता है हार्ट चलता है एकदम बंद हो गया फिर चल पड़ा। कितनी प्रोमिनेंट सिम्टम है, स्टार्टिंग द वेरी सडनली, पल्पिटेशन फ्रॉम द लीस्ट एक्सर्शन, मामूली सी एक्सर्शन भी दिल की धड़कन, मामूली सी एक्सर्शन दिल की कौन बढ़ा देता है धड़कन, लारोसिरस। वो कपड़े भी चेंज करता है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ती है। ये कहते थे लीस्ट मोमेंट, लीस्ट एक्सर्शन, दिल की धड़कन। मुझे जब कोविड हुआ ना, तो मैं आपको यकीन माने मेरी पल्स रेट क्या था, 45-50 नीचे आया होता। मैं वैसे भी मेरा रहता है कम, मैं क्योंकि एथलीट हूँ तो मेरा 65-70 से नीचे ही रहता है। तो मैं लेटा हूँ तो मेरी हार्ट बीट कितने 45-40। जब जोड़ के मैंने नमाज करी तो 100 से टप ऊपर चलेगी, 100, 110, 120, 100। कि इतना इफेक्ट था हार्ट पे कि कभी लेटा हूं तो इतनी जो ही मूवमेंट करता हूं तो यूं एक्सेलरेट कर जाती है। मैं जब पीक पे जाता हूं, मनाल को टच करता हूं तो मेरी हार्ट बीट जो है वो 138 इतनी होती है, जब वो 5.5-6 किलोमीटर में चढ़ के जाता हूं। और मैं यहां से कदम देता था तो हार्ट बीट इंक्रीज हुई। तो जिससे जो आपको वायरल इन्फेक्शंस हैं हार्ट को कितना डैमेज करते हैं, जिससे मलेरिया। ये क्या करता है, टोबैको हार्ट। तंबाकू पीने वालों का जो हार्ट खराब हो जाता है उसकी दवाई टोबैको भी है, और हम उसको ज्यादातर टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, 200 की रोज दे देते हैं। और उसकी दवाई भी मलेरिया भी है, स्पेशली व्हेन द ड्यू टू द सिगरेट्स। यार मैं कहता हूँ क्या क्या उसने, मैं सुबह भी हैरान था कि पाकिस्तान में या दुनिया पे कोई 90% लोग तो चाय पीते हैं। तो कभी चाय पीने वालों को आपने थिया दी है? क्या आपने एंटी वैक्सीनेशन थूजा दी है? क्या आपने मसाले खाने वालों को लक्स ममिका दी है? क्या आपने पेस्ट्रियां और सारा मिठाइयां खाने वालों को पस्ता टीला दी है? आपने तो बेसिक 4 चीजें भी लोगों को नहीं यूज करवाई, फिर भी होम्योपैथी चल रही है। और ये दुनिया की किसी और साइंस के पास थिया नहीं है। आप थिया देना, अगले एक चाय नहीं पिएगा, वो कहेगा मुझे उल्टी होती है, मुझे चाय का दिल ही नहीं करता, मैं चाय पीता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की और दिमागी आपकी 30-40% आपकी थिया ही ठीक कर देगी बीमारियां। भाई हम क्विकली क्यों करते हैं प्रैक्टिस, हम जल्दी जल्दी क्यों मरीज देखते हैं? हमारी खुदा ने हमें इन चीजों पे एक्सेस दी है, और यही एक्सेस हम आपकी भी चाहते हैं, यही एक्सेस हम आपकी चाहते हैं। डॉक्टर अली का क्लीनिंग खुदा ने 93 से ही रश डाला हुआ है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरे नुस्खे लीक होने से मुझे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेहत पे यह जरूर फर्क पड़ता है कि मेरी होम्योपैथी फलेगी फूलेगी, ये मुझे सचकीन है, ये मेरा सुकून है।
कुरान पाक जिनके जरिए नाज़िल हुआ था, उनको ये नहीं था कि मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा। उससे यह है कि कायनात की लोगों की इस्लाह होगी। होम्योपैथिक बनाने वाले को ये नहीं था कि मैं इससे अरबों करोड़ों रुपए कमाऊंगा, उससे यह था कि मेरी मखलूक कैसे इससे मुस्तफीद होगी। कैंट ने किताबें लिख के, रेपड़ी लिख के अन्ना हो गया, लेकिन आपको किताब लिख के दी। बोर्ग ने जो टर्मिनोलॉजी दी थी, आज भी मॉडर्न साइंस उससे नहीं बीट कर रही। काम ही कोई नहीं हुआ। काम कहाँ होता? जो काम हुआ उसका भी नहीं इस्तेमाल हुआ। जो काम हुआ है कोई ही नहीं हुआ। एक सदी से ये जो लोग हैं ना, जिनकी शक्लें भी होम्योपैथिक डॉक्टरों वाली नहीं है, मैंने तबाह बर्बाद कर दिया इस सिस्टम को। और मैं, सच्ची बात है, मैं इनको इस होम्योपैथी की फील्ड से या ये छोड़ दें या ये रास्ते आ जाए। यहाँ मॉडर्न साइंस, जो पहले भी मॉडर्न, होम्योपैथी शुरू से मॉडर्न साइंस थी, इसको तो याद करने वाला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई। मेरा एक दोस्त है, साइंटिस्ट है, तो मैं यहाँ आपके सामने किसी दिन लाऊंगा। आज उन्होंने आना था लेकिन वो चूंकि नहीं आ सके। हमने 200 साल में होम्योपैथी में पहली दफा पोटेंसी को पकड़ा है, और वो आगे आपको बताएगा कि कैसी पोटेंसी हम पकड़ते हैं, जिसको कहा जाता था कि प्लास्पो है। डॉक्टर फैसल आपको बताएगा, पूरी फिल्म दिखाएगा कि हम 1M को कैसे देखते हैं, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 200 में कितने हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। ये ड्यू है, और ये हमने कर्ज उतारा है पिछले 200 साल का। ये ब्लेम हमने उतारा है जो पिछले 200 साल पे हम पे लगा हुआ था। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, इसकी और बड़ी दवाइयां जैसे लैक्टोडेक्टिस है, लैक्टोडेक्टिस है एक्सट्रीमली रैपिड एंड इरेगुलर पल्स, जल्दी चलती है, इरेगुलर चलती है, बीच में बैठ जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। तो आप पल्स पे याद रख के देख लें, बस मिस होती है, थोड़ी देर पॉज देती है, फिर चल पड़ती है, इरेगुलर है, रिदम नहीं है, तो क्या है? कल मलेरिया है। आगे चलें। कैक्टस, अब देखें, ये सिर्फ हार्ट उठाया हुआ हमने, पूरी दवाई नहीं मैंने उठाई हुई। मैं आपका भी अपना भी टाइम जाया नहीं करता, मैं फोकस कर रहा हूं। मैं टारगेट थेरेपी और क्लिनिकल प्रैक्टिस पे बिलीव करता हूं। हम आपको इजी अप्रोच दे रहे हैं कि आप इधर उधर ना घूमें। आपके पास हार्ट का मरीज है, आप उस पर फोकस करें। इनोकार्डियाटिस, कैक्टस की एक सिम्टम, कंजेशन जब ब्लड में होती है तो क्या होता है? स्क्वीज करती है जगह। जब प्लेग फटता है आर्टरीज के अंदर, तो फटता है तो प्लेटलेट्स रश करते हैं, तो आर्टरी क्या होगी? बंद होगी तो क्या होगा? ये हो गया। जब ये होगा, इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्शन, स्क्वीजिंग, कंस्ट्रिक्शन, स्क्वीजिंग एंड कैग। अंग्रेजी का लफ्ज यूज होता है कैग, पिंजरे में जो बंद कर दिया। कैग, कंस्ट्रिक्शन, स्क्वीजिंग एंड प्रेशर्स, ये अलामतें हैं कैक्टस की। जब भी हार्ट होता है तो वो कहता है हाथ मेरा यूं निचोड़ा गया है, स्क्वीज कर दिया गया है, कैक हो गया, इस पे शिकंजा पड़ गया। ये मैंने ना सिर्फ हार्ट में, और ये एकोनाइट के बाद वायद ऐसी दवाई है, आप यकीन मैंने मिनट नहीं क्रॉस करती, पूरा मिनट नहीं क्रॉस करती ये दवाई, मिनट के अंदर अंदर ये रिलीज करा देती। अब 1M देना एक डोज, ओके, एक मिनट नहीं, मिनट पूरा कभी इसने होने ही नहीं दिया। मैं एक्यूट केसेस जब देखता हूं तो मुझे कैक्टस जब मिलती है, यकीन करें इसने पूरा मिनट कभी नहीं पूरा होने दिया। जुबान पर रखी तो विद इन मिनट बंदा सेटल। क्या इमरजेंसी है। और ये मैं यकीन मानो इस कैट वाले सिम्टम पे मैं इसको यूज करता हूं, जो आपका
डिस्मेनोरिया में हम बड़ा कसर से यूज करते हैं, जहां कैग आता है, जहां कंजेशन आती है, जहां स्क्वीजिंग आती है, कैक्टस। खुदा ने ऐसा पौधा ये बनाया कि मैं कहता हूँ कमाल ही किया। एक दवाई भी जो होम्योपैथी में जो शामिल हुई है, ये भी खुदा की नेमत है। और जो हार्ट की दवाई एक भी ना होती तो ये भी, इसने कई लोगों की जिंदगियां बचाई, कई लोगों की जिंदगी। मेरे पास एक एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं रोज मुझे शिकंजा पड़ता है, मैं हार्ट की दवाइयां पिछले 5-7 साल से खा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जुबान के नीचे भी गोली। तो मुझे कहता है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, तो क्या करूं? मैं कहा तो क्या सिम्टम, कैक्टस की सिम्टम। मैंने कहा 1M खा लो। फिर मुझे उसका महीने बाद फोन आया, कहते 1M खाई, फिर हो गया। मैं कहा फिर खा लो। 6 महीने बाद उसमें 2 डोजेज से रीअक्ररेंस नहीं हुई। दिस इज द फेस ऑफ द होम्योपैथी, दिस इज द फेस ऑफ होम्योपैथी। यार इसमें डॉक्टर अली का कोई कसूर नहीं, इसका हनीमन का कोई कसूर नहीं। मजलूम पे जब जालिम मजलूम बनता है तो जालिम, ये बेराह रवा का कसूर है जो आपको डिरेंज करते हैं। ये जब आए ना आपको लेक्चर देने, इनको सवालों की बुछार करें, इनको पूछे व्हाट इज द पेरिकार्डियाटिस, व्हाट इज द एंडोकार्डियाटिस, व्हाट इज द मायोकार्डियाटिस, व्हाट इज द रिगर्जिटेशन एंड व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ द रिगर्जिटेशन। ये फेस ना करें। मैं कई दफा मैं टीवी प्रोग्राम में जाता हूं, अब तो मैं नहीं जाता। मैंने कहा जो सवाल आपका होम्योपैथी के खिलाफ जाता है मुझसे वो करें। जो होम्योपैथी के खिलाफ सवाल है, लोग तो जाके सवालनामा देते हैं, मैंने कहा जो है पूछो। हम सारा दिन यही काम करते हैं भाई, हम सिस्टम को डिफेंस करना जानते हैं। हम इसलिए सिस्टम को डिफेंस करना जानते हैं कि जिस सिस्टम की कोई खूबियां है, जो सिस्टम की ओरिजिनलिटी है, जो सिस्टम का खासा है, आप उस पर दस्तरस से नहीं रखते। इनको खड़ा करें। मैं कहता हूं, ये मैं कमाल वालों कहूं कि एक सेमिनार कराओ, ये जितने फने खान है इनको लाइन में मेरे साथ मजाक खड़ा करो, एक भी बंदा वहां ठहर गया। इसलिए मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे खुदा ने बड़ी शोहरत इज्जत दी है, मैं 15 साल की उम्र में अखबारात के फ्रंट पेज पे छपता था। मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस सिस्टम को डैमेज कर, और इनके लिए मैं इनसे अंबल दरख्वास्त करता हूं, मैं इनसे होम्योपैथी के नाम पे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आप ये रवैया छोड़ दें, आप लोगों को गलत करना छोड़ दें, आप सीखना शुरू कर दें। 40 साल की उम्र में राजी ने पढ़ना शुरू किया, 40 साल उम्र। तो दुनिया का आज भी वेस्ट की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की कोई आप नहीं सीख सकते। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब आपने अपने आप को प्रोफेसर करा दिया कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, वो दैट डे ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द डे, वो डिक्लाइन ऑफ द डे है, उस दिन आपने गिरना शुरू कर दिया। हम तो आज भी सीखते हैं, हम तो मैं तो सुबह भी आया हूं, तो ये आर्ट को पढ़ के आया हूं कि इंसान है, इंसान की कोई अकले कुल नहीं है कि वो 10, लेकिन जिस हद तक आप जानते हैं आपका फर्ज है उस हद तक बयान करें, उससे आगे मत निकलें। तो नबियों वलियों के पास भी इल्म मौजूद था ना। अब मैं कहूंगी मैं सारी मेडिकल साइंस का मैं आता करना जानता हूं, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता भाई। जिस हद तक मैंने देखा, वो ईमानदार हो, इल्म वो, किताब वो, प्रैक्टिस वो जो सच्चाई पे बेस करती, नैरोबाजी पे नहीं, पे बेस करने। द एंडोकार्डियाटिस विद द मेटल इनसफिशिएंट, क्या मजा आया। देखो जरा गौर करें, आपने पीछे पैथोलॉजी पढ़ के आए ना, आप पीछे पैथोलॉजी पढ़ गए ना, आप मेटल वॉल प्रोलेप्सिस पढ़ के आए ना, रिगर्जिटेशन पढ़ के आए ना। ये पहली लाइन जरा पढ़ें, क्या कहते हैं। एंडोकार्डियाटिस चैम्बर के अंदरूनी लेयर्स की क्या इंफ्लेमेशन है विद द मेटल इनसफिशिएंसी। मेटल वॉल की इनसफिशिएंसी का मतलब है कि वो ब्लड पूरा नहीं फेंक रहा, इनसफिशिएंट, उसका कम काम करना। क्या है? कैक्टस टुगेदर विद द वायलेंट एंड रैपिड एक्शन
कार्डियाटस, इंडोकार्डियाटस भी है, और बाइकस वाल्व जो है जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, ये वाल्व कौन सा वाल्व है जो लेफ्ट ऑर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को खुलता है, ये वो वाल्व है। इसकी इनसफिशिएंसी, ये पूरा काम नहीं कर रहा, उसकी दवाई क्या है? कैटेक्टस। टुगेदर दोनों के साथ कि मिट्रल वाल्व भी काम नहीं कर रहा और उसके अंदर की वाल्व जो है उसके अंदर भी इंडोकार्डियाटस भी है और मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस भी है। With the violent and rapid action act best in the infancy of the cardiac incompetence, कि वो जो कार्डियक की इनकम्पिटेंसी है उसको ये ठीक करती है। हार्ट वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। ये दवाई मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था जी, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। आज मैंने रिजवान से पूछा तो कहता ये आ गया। आर्टेरियल स्क्लेरोसिस वो है जो प्लेक बनाता है आर्टरीज के अंदर, इसको कहते हैं आर्टेरियल स्क्लेरोसिस। ये प्लेक बनता है, ये फटता है, फिर यहाँ क्या होता है जब ये फटता है तो जहां इंजरी होती है वहां प्लेटलेट्स रश करते हैं, तो जब प्लेटलेट्स रश करते हैं तो आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे। तो इसकी कौन सी दवाई? इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट जबरदस्त दवाई है हार्ट अटैक की। The tobacco heart, violent palpitation, worst lying on the left side at the approach of the menses. अब देखें ना, at the approach of menses, अब जब menses करीब होते हैं तो वो कहता है उस वक्त भी palpitation जो है वो बढ़ जाती है। एंजाइना पेक्टोरस है, विद द सफोकेशन है, कोल्ड स्वेट। अब कोल्ड स्वेट दो दवाइयों में पाया जाता है, एक वराइटोमल्बम, जब हार्ट अटैक होगा तो कोल्ड स्वेट होगा, माथे पे ठंडा पसीना, एंड द कोल्ड स्वेट सफोकेशन कैक्टस। द ओवर प्रेजेंट आयरन बैंड फीलिंग पेन इन एपेक्स, आयरन बैंड टैग है, लोहे का शिकंजा पड़ा हुआ है, शूटिंग डाउन बाय द लेफ्ट आर्म, और यहां से आता है। अब ये दर्द किसका आता है? ये इसका भी आता है, ये लैक्टोडेक्टस का भी आता है। दर्द यहां से पीछे जाता है तो किसका होता है? सेंचरस का होता है। और बाद दफा लैक्टोडेक्टस का दर्द राइट लेफ्ट पे चला जाता है, लेकिन लैक्टोडेक्टस भी यूं आता है, कालमिया भी यूं आता है। Shooting down left arm palpitation with a vertigo, dyspnea, frenziness, pulse feeble, irregular, quick, without strength, ताकत नहीं होती उसके अंदर। इंडोकार्डियल मर्मरस, दिल ऐसे फड़कता है, एक्सेसिव इम्पल्स, इंक्रीज प्रीकॉर्डियल डलनेस, इन लार्ज वेंट्रिकल, लो ब्लड प्रेशर, ये इसकी अलामत है। मैंने इसको खत्म करने वाला अभी तो काफी है। मैं चूंकि 2 सेशन मेरे हो गए हैं, लेकिन अभी मैं अगर भागूंगा तो मजा नहीं आएगा, अभी लेक्चर रहता है। कंटिन्यू करते हैं, टू बी कंटिन्यू। ठीक है जी, किसी का सवाल है जी तो मुझसे पूछ सकता है।